प्रवेश कर चुके हैं हिंदी नॉवेल मास्टर की उस गुप्त दुनिया में, जहां कहानियां सिर्फ लिखी नहीं जाती, जाग उठती है। यहां हर छाया के पीछे एक रहस्य छिपा है, हर कदम पर एक अनसुनी फुसफुसाहट, और हर कहानी आपको उस अंधेरे दरवाजे तक ले जाती है जिसे खोलने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। डिस्क्लेमर: इस संसार के सभी पात्र, घटनाएं और स्थान कल्पना के धुएं से जन्मे हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता लगे तो याद रखिए, संयोग भी कभी कभी कहानी का हिस्सा बन जाता है। ये सामग्री केवल मनोरंजन और कल्पनाओं की रहस्यमयी यात्रा के लिए है। अध्याय 621 आकाश और पाताल की शतरंज, सारी कायनात के प्यादे। इस विदेश यात्रा पर रणवीर रायचंद अपने साथ चारों नाग राजाओं विक्रम और रक्तिम के साथ साथ 2 छाया रक्षकों शीतल और हिमानी को भी लेकर आए थे। हालांकि आम रोजमर्रा की जिंदगी में सिर्फ विक्रम का साथ रहना ही काफी था, जबकि बाकी लोग गुप्त रूप से सुरक्षा में तैनात थे। आखिर यह आर्यावर्त नहीं था। अगर रणवीर अकेले होते तो कोई बात नहीं थी, लेकिन अनन्या और रूही दोनों विदेश में थी, इसलिए उन्हें अतिरिक्त सावधानी बरतनी पड़ी। वह चारों नाग राजाओं और दोनों छाया रक्षकों को साथ लाए थे, सिर्फ उस माँ और बेटी की सुरक्षा के लिए। विमान की मंजिल थी चंद्र साम्राज्य, एक शीर्ष स्तर की पश्चिमी शक्ति। अनंत अंधेरे में जिन 4 सम्राटों का रणवीर ने दमन किया था, उनमें से एक चंद्र साम्राज्य भी था। उस भय के बाद से चंद्र साम्राज्य, सूर्य साम्राज्य, गरुड़ साम्राज्य और माया साम्राज्य, ये चारों महान साम्राज्य आर्यावर्त के सामने नतमस्तक हो चुके थे। पूर्वी देश से चंद्र साम्राज्य तक की यात्रा में लगभग 6 घंटे लगने की उम्मीद थी। रणवीर बिल्कुल ठीक थे और बस विमान में अपनी आंखें मूंदे आराम कर रहे थे। अनन्या की कोमल बातों में एक चंचलता और गहराई दोनों थी। चूंकि यह एक निजी विमान था, इसलिए उनके परिवार के अलावा वहां कोई अजनबी नहीं था, जिससे वे पूरी तरह निश्चिंत होकर आराम कर सकते थे। इस बीच पश्चिमी साधना लोक के नेता माया धाम के मुख्यालय में माहौल बेहद भारी था। धाम को आज ही पता चला था कि प्रेत सेना का पूरी तरह सफाया हो चुका है, एक भी नहीं बचा, उनका नामो निशान दुनिया से मिट गया है। जिसने प्रेत सेना को नष्ट किया वह कोई और नहीं बल्कि रणवीर रायचंद था। ये ध्यान देने वाली बात है कि पश्चिमी साधना लोक में प्रेत सेना की ताकत 4 प्रमुख शक्तियों के बाद दूसरे स्थान पर थी, जो उन्हें पहली श्रेणी में एक बेमिसाल अस्तित्व बनाती थी। उसे रणवीर ने पूरी तरह से और खामोशी से रौंद दिया। ये पूरी तरह से चौंकाने वाला था। सज्जनों, ऐसा लगता है कि हम गलत थे, धाम स्वामी ने उपस्थित लोगों से कहा। मैंने शुरू से ही अनुमान लगाया था कि कुछ ताकतें अपने ही प्रतिभावान लोगों की हत्या का बदला लेने के लिए रणवीर के खिलाफ जाएंगी। वास्तव में कुछ ने कार्रवाई भी की, जिसमें प्रेत सेना जैसी शीर्ष स्तरीय ताकत शामिल थी। फिर भी रणवीर ने उनका सफाया कर दिया। ये सचमुच अविश्वसनीय है। धाम स्वामी, अब हमें आगे क्या करना चाहिए? मंदिर के बुजुर्ग चिंतित दिख रहे थे। हम रणवीर को और अधिक शक्तिशाली नहीं होने दे सकते। हमें जल्द से जल्द उसे खत्म करने का कोई रास्ता निकालना होगा, वरना एक दिन हमारा पूरा पश्चिमी साधना लोक एक अकल्पनीय संकट का सामना करेगा। मैं सभी ताकतों और दिग्गजों से संपर्क करता हूं और हम मिलकर एक चर्चा करेंगे। धाम स्वामी ने योजना बनाई। उसने मेरे पवित्र धाम के बुजुर्ग को मारा और पश्चिम के कई प्रतिभावान युवाओं का कत्ल किया। बस इन रंजिशों के लिए ही रणवीर का अंत निश्चित है। विशाल धाम तुरंत एक रूह कंपा देने वाली खूनी मंशा से भर गया। ... आर्यावर्त में एक शानदार पर्वत की चोटी पर एक मंडप खड़ा है। मंडप के अंदर चांदी जैसे बालों वाला एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति खड़ा था, जिससे एक प्रभावशाली आभा निकल रही थी। उसके सामने सफेद बालों वाला एक बुजुर्ग व्यक्ति खड़ा था, जिससे पारलौकिक ज्ञान का एहसास हो रहा था। दोनों एक दूसरे के आमने सामने बैठकर शतरंज खेल रहे थे। उनके पीछे एक सीधी खड़ी चट्टान थी और सफेद धुंध उनके चारों ओर घूम रही थी। दूर से देखने पर यह शतरंज खेलते हुए अमर देवताओं की तस्वीर जैसा लगता था, जिसमें एक अलौकिक आकर्षण था। तभी एक युवक वहां प्रकट हुआ, जिसने शानदार कसीदाकारी वाले वस्त्र पहने थे। उसकी बाहें तलवार जैसी तीखी और आंखें चमकदार थीं। वह भव्यता की मिसाल लग रहा था।
पिताजी, युवक ने आते ही धीरे से पुकारा। क्या तुमने मुझे पूर्वज के साथ शतरंज खेलते हुए नहीं देखा? उस गरिमा में अधेड़ व्यक्ति ने ठंडी आवाज में कहा। मुझसे गलती हो गई, युवक ने हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए कहा। बोलो, क्या बात है? वह छोटी दुनिया पूरी तरह से ढह गई है और वहां से निकलने के बाद से कांस्य ताबूत की कोई खबर नहीं है, युवक ने रिपोर्ट दी। ये सुनते ही अधेड़ व्यक्ति अचानक रुक गया। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि प्रेत सेना का सफाया रणवीर कर देगा, और यहाँ तक कि वह छोटी दुनिया भी पूरी तरह नष्ट हो जाएगी। यह एक खजाना था जिसे हमने बड़ी मुश्किल से खोजा था, और योजना पूरी होने से पहले ही यह नष्ट हो गया। धत्तेरे की, मुझे खेद है, ये सब मेरी गलती है कि मैंने चीजों को ठीक से नहीं संभाला, युवक ने तुरंत स्वीकार किया। इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। यह इसलिए हुआ क्योंकि प्रेत सेना बहुत कमजोर थी। उन्होंने रणवीर को उकसाने का फैसला किया, लेकिन उनमें उसे मारने की क्षमता भी नहीं थी। इसके बजाय उनका ही सफाया हो गया। चौबे जी छब्बे बनने गए थे, दुबे बनकर लौटे। अगर तुमने समय रहते उस बलि वेदी को सक्रिय नहीं किया होता और कांस्य ताबूत को वहां से निकलने नहीं दिया होता, तो शायद वह भी नष्ट हो गया होता, उस गरिमा में अधेड़ व्यक्ति ने सख्ती से कहा। समस्या यह है कि कांस्य ताबूत गायब हो गया है और अभी तक उसका कोई सुराग नहीं मिला है। यह अनिश्चितता से भरा है। हमें इसे जल्द से जल्द खोजना होगा। हम इस पर से नियंत्रण नहीं खो सकते और हम किसी और को इसे हासिल नहीं करने दे सकते, उसने दृढ़ता से आदेश दिया। जी, युवक ने सिर हिलाया। वैसे क्या तुम्हें यकीन है कि तुमने अपनी पहचान उजागर नहीं की? नहीं, ज्यादा से ज्यादा रणवीर ने मेरी एक झलक देखी, बस मेरी पीठ की एक उड़ती हुई नजर, वह मुझे निश्चित रूप से नहीं पहचानता, युवक ने कहा। यह अच्छा है, बस ये सुनिश्चित करो कि वह लड़की इसे न देखे, उसे शायद पहले से ही शक है, अधेड़ व्यक्ति ने कहा। उस लड़की का परिवार एकांत में रहने के बजाय इन चीजों में क्यों शामिल हो रहा है? युवक ने हैरानी से पूछा। आखिरकार वह साधना लोक के संस्थापकों में से एक थे। भले ही वह पहले जितने शक्तिशाली नहीं हैं, लेकिन मुझे डर है कि कोई ऐसी ताकत उभर सकती है जो आर्यावर्त की सुरक्षा के लिए खतरा बन जाए, अधेड़ व्यक्ति ने शांत भाव से कहा। लेकिन अभी के लिए उन्हें नजरअंदाज करो और अपने काम पर ध्यान दो। रणवीर के इस दखल के साथ जैसे ही हमें कांस्य ताबूत मिले, हमें तुरंत अपनी योजना के अगले चरण पर आगे बढ़ना होगा। अगला कदम क्या है? युवक ने पूछा। उस समय के छाया प्रोजेक्ट के फलों को इकट्ठा करो, अधेड़ व्यक्ति ने भारी आवाज में कहा। क्या छाया प्रोजेक्ट विफल नहीं हो गया था? युवक ने चौंक कर पूछा। कुछ चीजें विफल हुई, लेकिन कुछ सफल भी रहीं, और पूर्वज की गणना के अनुसार वे अब फल दे चुकी हैं, अधेड़ व्यक्ति ने रहस्यमयी आवाज में कहा। क्या कुछ चीजें सफल हुई? वह क्या है? वह कैसा फल देगा? युवक संदेह से भर गया था, लेकिन अधेड़ व्यक्ति ने उसे कुछ नहीं समझाया, केवल इतना कहा, पहले जाकर कांस्य ताबूत को खोजो और मिलने के बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि आगे क्या करना है। जी, युवक ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया और फिर पहाड़ से चला गया। पूर्वज, मुझे यकीन है कि मैंने सही किया, है ना? अधेड़ व्यक्ति ने सम्मानपूर्वक पूछा। सफेद बालों वाले बुजुर्ग ने सफेद मोहरे पकड़े हुए थे, उनकी नजरें शतरंज की बिसात पर टिकी थीं। ये धरती और आकाश शतरंज के मोहरे हैं और सभी जीवित प्राणी प्यादे हैं। हर चाल तारों को बदलने और चांद को पलटने जैसी है, खतरों से भरी हुई। हमेशा सावधान रहना ही बेहतर है। शब्द बोले गए और मोहरा सही जगह पर रखा गया। धड़ाम, शतरंज की बिसात पर एक महान प्रकाश चमक उठा, मानो पहाड़ और नदियां सक्रिय हो गई हो, और एक दबंग आभा सीधे आसमान की ओर बढ़ गई। अधेड़ व्यक्ति गहरा सदमे में था। पूर्वज का मार्गदर्शन बिल्कुल सही है। ... 6 घंटे बाद रणवीर और उनके दल को ले जाने वाला निजी विमान चंद्रनगर पहुंच गया। ये चंद्र साम्राज्य की राजधानी है, दुनिया के शीर्ष महानगरों में से एक प्रसिद्ध फैशन राजधानी और पुनर्जागरण का ऐतिहासिक स्थल और औद्योगिक क्रांति का जन्मस्थान भी। विमान से उतरने के बाद रणवीर ने चंद्र साम्राज्य की धरती पर कदम रखा। वह कई बार विदेश यात्रा कर चुके हैं, लेकिन वह कभी चंद्र साम्राज्य नहीं आए थे। जब मैं कॉलेज में थी, मैं एक एक्सचेंज स्टूडेंट के रूप में कुछ समय के लिए यहाँ रही थी, लेकिन वह बस एक छोटी सी यात्रा थी, अनन्या ने बगल से कहा। वह फिर भी मुझसे काफी बेहतर है। मुझे बाद में यहाँ घुमाने की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी, रणवीर ने मुस्कुराते हुए कहा। कोई बात नहीं, मैं सब संभाल लूंगी, अनन्या ने आत्मविश्वास से कहा। मालिक, होटल बुक हो गया है, हम सीधे वहां जा सकते हैं, विक्रम ने कहा। वास्तव में स्कूल ने इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने वालों के लिए आवास की व्यवस्था की थी। हालांकि चूंकि हमारे साथ परिवार था, हमने चर्चा की और सुविधा के लिए अलग से होटल में रहने का फैसला किया। फिर तीनों का परिवार एक कार में सवार हुआ और सीधे होटल की ओर चल दिया। अध्याय 622, एक छोटी सी मुसीबत। आधे घंटे से अधिक समय के बाद कार होटल पहुंची। ये जगह बिल्कुल शहर के केंद्र के बगल में है। तथाकथित शहरी क्षेत्र बस एक पुरानी सड़क है जो 100 साल पुरानी शास्त्रीय यूरोपीय शैली की इमारतों से भरी है।
ये लंबे समय से एक पर्यटक आकर्षण रहा है, जहां दुनिया भर से पर्यटक हर दिन इकट्ठा होते हैं, जिससे एक हलचल भरा दृश्य बनता है। रणवीर और अनन्या भीड़ भाड़ पसंद करने वाले लोग नहीं हैं, इसलिए वे शहर के केंद्र के पास रहते हैं ताकि उन्हें शोर से परेशान न होना पड़े और वे पास में ही टहलने जा सकें। इसके अलावा ये नील यूनिवर्सिटी से दूर नहीं है, जिससे अनन्या के लिए हर दिन स्कूल जाना सुविधाजनक है। जैसे ही रणवीर और उनका छोटा सा परिवार कार से बाहर निकला, उन्होंने तुरंत अनगिनत राहगीरों का ध्यान अपनी ओर खींचा। हे भगवान, कितना सुंदर एशियाई आदमी है, वह कितना आकर्षक है। क्या वह उसकी पत्नी है? वह बहुत सुंदर है, बिल्कुल किसी परी जैसी। और वह प्यारी सी बच्ची, ये पूरा परिवार कितना सुंदर है। राहगीर हैरान थे। वास्तव में रणवीर और उनकी पत्नी ने बहुत ही साधारण कपड़े पहने थे, दोनों ने धूप का चश्मा लगाया हुआ था। हालांकि किसी का जन्मजात करिश्मा छुपाया नहीं जा सकता। चलो, रणवीर को इसकी आदत थी और वे सब होटल की लॉबी की ओर चल दिए। आपको फ्रंट डेस्क पर चेक इन करना होगा। अनन्या विदेशी भाषाओं में बेहतर थी, इसलिए उसने पहल की। रणवीर, तुम रूही के साथ मेरा इंतजार करो, मैं इसे संभाल लूंगी। ये कहकर वह अपने दस्तावेज लेकर फ्रंट डेस्क पर गई। लेकिन जैसे ही अनन्या फ्रंट डेस्क पर पहुंची, एक भारी भरकम आदमी ने लाइन तोड़ दी और बीच में घुस गया। अनन्या दब गई और पीछे की ओर गिरते गिरते बची। भारी भरकम आदमी ने अनन्या को ऐसे नजरअंदाज किया जैसे उसने उसे देखा ही न हो और रिसेप्शनिस्ट से बात करने लगा। अरे, मैं यहाँ पहले आई थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लाइन तोड़ने की और मुझे धक्का देने की? क्या तुम माफी भी नहीं मांगोगे? यहाँ तक कि अनन्या, जो आमतौर पर बहुत शांत स्वभाव की थी, आखिरकार भड़क गई। भारी भरकम आदमी ने अपना सिर घुमाया, उसकी ठंडी आंखें अनन्या पर टिक गईं। मेरे बॉस वीआईपी हैं, मैं उनका चेक इन कर रहा हूँ। तुम खुद को समझती क्या हो? पीछे जाओ। भारी भरकम आदमी के बोलने के बाद वह मुड़ा और एक बार फिर अनन्या को नजरअंदाज कर दिया। अनन्या गुस्से से पूरी तरह सन्न रह गई। मैंने पहले कभी इतना बदतमीज इंसान नहीं देखा। क्या वीआईपी होने का मतलब है कि तुम लाइन तोड़ सकते हो? क्या वीआईपी होने का मतलब है कि तुम किसी को धक्का दे सकते हो और माफी नहीं मांगोगे? ए लड़की, अगर तुमने एक और शब्द कहा तो यकीन मान, मैं सुरक्षा को कहकर तुझे बाहर फिकवा दूंगा। भारी भरकम आदमी ने धमकी भरे लहजे में कहा। तो क्या तुझे यकीन है कि मैं तुझे यहीं अपाहिज बना सकती हूँ? तभी एक ठंडी दहाड़ सुनाई दी और रणवीर लंबे डग भरते हुए आए और अनन्या के बगल में खड़े हो गए। हे, भारी भरकम आदमी अचानक हंसा। नौजवान दोस्त, तुम सचमुच बहुत अहंकारी हो। क्या तुम्हें पता है कि तुम मौत को दावत दे रहे हो? बकवास बंद कर और अभी माफी मांग, वरना मैं तुझे जहन्नुम भेज दूंगा। रणवीर ने ठंडे स्वर में कहा। बच्चे, इतना घमंड मत कर। तेरी जैसी कदकाठी वाले को तो मैं एक हाथ से मसल सकता हूँ। भारी भरकम आदमी ने क्रूरता से कहा, जिससे एक भयानक आभा निकल रही थी। वह ज्यादा से ज्यादा बस एक अंगरक्षक है। तुझे किसने यह आत्मविश्वास दिया कि तू मुझे एक हाथ से मसल सकता है? रणवीर ने ताना मारा। भारी भरकम आदमी की पुतलियां सिकुड़ गईं। दूसरे व्यक्ति को कैसे पता चला कि वह एक अंगरक्षक है? लेकिन इन शब्दों ने निस्संदेह उसके स्वाभिमान को चोट पहुंचाई। तुझे तो मैं, भारी भरकम आदमी ने कहा, हमला करने ही वाला था। तेजा, एक लंबा आदमी वहां आया। वह लगभग 1.9 मीटर लंबा था। उसने ट्रेंच कोट और चमड़े के जूते पहने थे, उसके बाल करीने से संवारे हुए थे और उसने सोने के रिम वाला चश्मा पहना था। वह लगभग 35 या 36 साल का लग रहा था। हैरानी की बात यह थी कि वह एक एशियाई चेहरे वाला आदमी था, लेकिन पूरी तरह से शुद्ध एशियाई नहीं, वह मिश्रित नस्ल का लग रहा था। बॉस, तेजा नाम के भारी भरकम आदमी ने सम्मानपूर्वक पुकारा। तो तुम तथाकथित वीआईपी हो, है ना? तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। चलो देखते हैं इसे कैसे सुलझाया जाए, रणवीर ने ठंडे स्वर में कहा। हमारे बॉस से इस तरह बात करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? तेजा ने बेरहमी से कहा। और हमारे बॉस से इस तरह बात करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? विक्रम ने ठंडी चिल्लाहट के साथ कहा। उसका बस नहीं चल रहा था कि इस अंधे मूर्ख को मार डाले। क्या तुम मौत ढूंढ रहे हो? तेजा गुस्से में दहाड़ा। ठीक है, तमीज से रहो। ट्रेंच कोट वाले आदमी ने डांटा, उसे समझाने के लिए कहा कि क्या हुआ था। जी बॉस, तेजा ने आज्ञाकारी रूप से सिर हिलाया। ट्रेंच कोट वाले आदमी की नजरें अनन्या पर टिकी रहीं। जब से वह आया था तब से हटी नहीं थी। वह थोड़ा मुस्कुराया और फिर अपना हाथ आगे बढ़ाया। नमस्ते मिस, मेरा नाम आर्यन मल्होत्रा है। मैं देख रहा हूं कि आप आर्यावर्त से हैं। मैं भी आधा आर्यावर्त का सदस्य हूं क्योंकि मेरी माँ वहीं से हैं। नमस्ते, मुझे उम्मीद है कि आप भविष्य में अपने अधीनस्थों को बेहतर तरीके से संभालेंगे। चूंकि कोई मुस्कुराते हुए चेहरे पर वार नहीं करता, इसलिए अनन्या ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने दूसरे व्यक्ति से हाथ भी नहीं मिलाया। आर्यन मल्होत्रा ने थोड़ा माथा सिकोड़ा, फिर खुद को संभाला। जाहिर है वह एक बहुत ही चालाक व्यक्ति था। चटाक, उसने तुरंत अपना हाथ उठाया और तेजा के चेहरे पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया।
बेशर्म कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक खूबसूरत महिला को परेशान करने की? अभी माफी मांगो। जी। तेजा ने बार बार सहमति जताई, लेकिन उसकी आंखों में डर की झलक दिखाई दी और उसने तुरंत माफी मांगी। मिस, मुझसे गलती हो गई, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। कितना बेरहम! रणवीर की आंखें सिकुड़ गईं। यह आर्यन, जो ऊपर से सज्जन दिख रहा है, मुड़ा और अपने ही अधीनस्थ को थप्पड़ मार दिया। उसके अधीनस्थों की आंखों में खौफनाक नजरों को देखते हुए आर्यन शायद असल जिंदगी में एक क्रूर चरित्र है, बस जो दिखता है वह नहीं है। हालांकि चूंकि दूसरे व्यक्ति ने आते ही माफी मांग ली, इसलिए वह वास्तव में कोई तमाशा नहीं कर सकता था। मैं माफी स्वीकार करती हूँ। चलिए इस बात को यहीं खत्म करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप भविष्य में फिर से इतने अहंकारी नहीं होंगे। अनन्या इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहती थी। आपकी उदारता के लिए धन्यवाद सुंदरी, आर्यन ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा। फिर उसने अपने अधीनस्थों पर चिल्लाया, रास्ते से हटो और उन्हें पहले जाने दो। जी। तेजा जल्दी से पीछे हट गया। अनन्या ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, फ्रंट डेस्क पर गई और जल्दी से चेक इन किया। पूरे समय आर्यन की नजरें उस पर टिकी रहीं। मैं उसका नाम देखना चाहता था, लेकिन साफ साफ नहीं देख सका। चलो ऊपर चलते हैं, अनन्या ने रणवीर से कहा। रणवीर ने सिर हिलाया। अगली बार ज्यादा सावधान रहना, वरना सिर धड़ से अलग हो जाएगा। विक्रम ने आर्यन और उसके अंगरक्षक के पास से गुजरते हुए क्रूरता से कहा। आर्यन ने अपनी आंखें सिकुड़ी और तेजा को रोका, जो कार्रवाई करने ही वाला था। बॉस, ये लोग मौत को दावत दे रहे हैं। मैं यहाँ प्रशिक्षण के लिए हूँ, मुसीबत खड़ी करने के लिए नहीं, इसलिए मुझे लो प्रोफाइल रहने की जरूरत है। और खूबसूरत महिलाओं के सामने मुझे अपना संयम बनाए रखने की जरूरत है, समझे? उसने ताना मारा और फ्रंट डेस्क पर गया। उस खूबसूरत महिला का नाम पता करो। यह मेहमान की गोपनीयता है, हम नहीं। इससे पहले कि रिसेप्शनिस्ट अपनी बात पूरी कर पाती, आर्यन ने उसे बीच में ही रोक दिया, एक टोकन निकालते हुए। टोकन को देखते ही रिसेप्शनिस्ट के चेहरे का रंग बदल गया और उसने तुरंत पश्चिमी शैली में अभिवादन किया। नमस्ते महामहिम बैरन, मैं आपके लिए तुरंत पता लगाती हूँ। इस पल रणवीर और उनका समूह लिफ्ट में प्रवेश कर चुका था। मालिक, क्या मुझे उन दोनों को चुपके से निपटा देना चाहिए? इन छोटे मोटे कीड़ों के लिए परेशान मत हो। मैं यहाँ अनन्या की पढ़ाई में उसका साथ देने और रूही को घुमाने के लिए आया हूँ। मैं किसी को मारना नहीं चाहता, रणवीर ने कहा। हालांकि उस पर नजर रखना, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वह शायद हमारी जांच करेगा। जी। विक्रम ने सिर हिलाया, फिर गुप्त रूप से अपने अधीनस्थों को सूचित किया। रणवीर, तुम्हें इतना यकीन कैसे है कि वे हमारी जांच करेंगे? अनन्या ने पूछा। क्या तुमने ध्यान नहीं दिया कि दूसरे पक्ष ने इतनी आसानी से माफी मांग ली, और वह सब सिर्फ तुम्हारी वजह से? सच में? अनन्या ने आश्चर्य से पूछा। बिल्कुल, रणवीर ने सिर हिलाया। जो लोग हंसते हुए अपने अधीनस्थों को पीटते हैं, वे बेरहम होते हैं। चूंकि वे सार्वजनिक रूप से माफी मांगने को तैयार हैं, तो उनके दिमाग में कुछ न कुछ जरूर है, और वे जिसके पीछे हैं वह तुम हो। ओह नहीं, हमें क्या करना चाहिए? अनन्या थोड़ी घबरा गई। जब तक मैं यहाँ हूँ, डरने की कोई बात नहीं है। अगर उन्होंने कोई भी हरकत करने की हिम्मत की, तो मैं पूरे चंद्र साम्राज्य को खून से नहलाने में संकोच नहीं करूंगा, रणवीर ने ठंडे स्वर में कहा। अध्याय 623 चेतावनी। वैसे अनन्या, तुमने मुझे पहले बताया था कि तुम इस प्रशिक्षण के दौरान बहुत ज्यादा हाई प्रोफाइल नहीं होना चाहती, इसलिए तुमने एक उपनाम का इस्तेमाल किया। क्या तुमने फॉर्म भरते समय उपनाम का इस्तेमाल किया? रणवीर ने अचानक पूछा। हाँ, मैंने अनन्या रायचंद का इस्तेमाल किया, तुम्हारा सरनेम और मेरा नाम। हाँ। अनन्या हंसी। तो मैं रणवीर शर्मा उपनाम का इस्तेमाल करूंगा, रणवीर ने नहले पर दहला मारते हुए कहा। अनन्या रायचंद, रणवीर शर्मा, दिलचस्प है। मुझे यकीन है कि कोई भी हमारी असली पहचान का अनुमान नहीं लगाएगा, अनन्या खिलखिला पड़ी। रणवीर के अपने कमरे में चेक इन करने के कुछ ही देर बाद विक्रम रिपोर्ट देने आया। मालिक, दूसरे पक्ष ने भाभी का नाम पता कर लिया है। मैं सही था, रणवीर ने ताना मारा। क्या तुमने उनकी पहचान का पता लगा लिया है? जांच से पता चला है कि आर्यन मिश्रित नस्ल का है। उसकी मां आर्यावर्त से हैं और बाद में उन्होंने धनंजय साम्राज्य के एक कुलीन ड्यूक से शादी की। इसलिए आर्यन को धनंजय साम्राज्य का शाही राजकुमार माना जाता है। हालांकि उसके वंश के कारण उसे बहुत अधिक सम्मान नहीं दिया जाता है। वह अब वानर ग्रुप का मालिक है, एक कंपनी जो मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में संलग्न है। अपने संपर्कों के कारण कंपनी काफी अच्छा कर रही है। कितनी उलझी हुई पृष्ठभूमि है, रणवीर ने ठंडे स्वर में कहा। धनंजय साम्राज्य पश्चिम में बस एक छोटा सा साम्राज्य है जो चंद्र साम्राज्य के करीब स्थित है। आर्यन शाही परिवार का बस एक बाहरी सदस्य है, डरने की कोई बात नहीं। रणवीर की ताकत के साथ पूरे धनंजय साम्राज्य का सफाया करना बाएं हाथ का खेल होगा। इस पर नजर रखो, लेकिन इसे बहुत गंभीरता से मत लो, रणवीर ने कहा। ठीक है, विक्रम ने सिर हिलाया और फिर पीछे हट गया।
नाम जानने पर आर्यन बुदबुदाया, अनन्या रायचंद, कितना सुंदर नाम है, और वह उससे भी ज्यादा सुंदर है। बॉस, उस महिला के पहले से ही बच्चे हैं, है ना? तेजा ने कहा। तो क्या हुआ अगर उसके बच्चे हैं? तुझे नहीं पता कि शादीशुदा महिलाएं सबसे बेहतरीन होती हैं? आर्यन ने एक दुष्ट मुस्कान के साथ कहा, अपने दिमाग में गुप्त रूप से योजनाएं बनाते हुए। रात भर आराम करने के बाद अगले दिन रणवीर और उनकी पत्नी अपने बच्चे को लेकर चंद्रनगर के शहर के केंद्र में टहलने गए। मुझे विदेशी भूमि के नज़ारे देखने को मिले। तीसरे दिन रणवीर ने खुद अनन्या को पंजीकरण के लिए नील यूनिवर्सिटी तक कार से छोड़ा। ये सदी पुरानी यूनिवर्सिटी उच्च शिक्षा का एक शीर्ष अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है और इसने आधुनिक इतिहास में कई प्रसिद्ध हस्तियों को जन्म दिया है। जब रणवीर स्कूल के गेट पर पहुंचे तो उन्होंने पाया कि काफी कारें पहले से ही वहां खड़ी थीं, जो दर्शाता है कि कई लोग प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग ले रहे थे। महत्वपूर्ण स्कूल के नेता भी प्रवेश द्वार पर उनका स्वागत करने के लिए अपने दल के साथ वहां मौजूद थे, जिससे एक जीवंत माहौल बन गया था। रणवीर, मैं अब जा रही हूं, अनन्या ने कहा। ठीक है, जाओ, रणवीर ने सिर हिलाया। जैसे ही अनन्या कार से बाहर निकली, उसने लगभग सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। आखिरकार ये रिपोर्टिंग का पहला दिन था, इसलिए मैंने सावधानी से कपड़े पहने थे। हालांकि वे साधारण जीन्स हैं, लेकिन वे पैरों से कसकर चिपकी हुई हैं, जो एक सही कर्व को रेखांकित करती हैं। बस एक जोड़ी पतले और सुंदर पैर ही लोगों को नजरें न हटाने देने के लिए काफी हैं। उसने ऊपर एक फिटेड स्वेटर पहना था, जिस तरह का उसके फिगर को उभारता है, और उसके मासूम और प्यारे चेहरे के साथ वह किसी के भी दिल की धड़कन बढ़ाने के लिए काफी थी। जैसे ही अनन्या दरवाजे पर पहुंची, नेताओं का एक समूह सुखद आदान प्रदान करने के लिए ऊपर आया। तो आप भी यहाँ प्रशिक्षण के लिए आए हैं, क्या संयोग है? तभी भीड़ से एक आदमी बाहर निकला। यह आर्यन था। अनन्या ने दूसरे व्यक्ति की ओर देखा, उसके चेहरे पर आश्चर्य झलक रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह यहाँ उससे टकराएगी। क्या आप भी यहाँ पढ़ने आए हैं? बिल्कुल, आर्यन ने सिर हिलाया। ऐसा लगता है कि हम एक साथ बहुत समय बिताएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप मेरा मार्गदर्शन करेंगी। मैं यहाँ सीखने आई हूँ, तुम्हारे साथ हर दिन बिताने के लिए नहीं, अनन्या ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन उसके शब्द विनम्रता से कोसों दूर थे। हे, क्या आप अभी भी कल वाली बात को लेकर गुस्से में हैं? वह बस एक गलतफहमी थी। एक बार जब आप मुझे जान लेंगी तो आपको पता चलेगा कि मैं बिल्कुल भी बुरा नहीं हूँ, आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा। कोई जरूरत नहीं, अनन्या ने कहा, फिर दूसरों का अभिवादन किया। अनन्या को दूसरों के साथ बातचीत करते और हंसते हुए देखकर आर्यन की आंखों में हंसी थी, लेकिन उसका दिल गुस्से से जल रहा था। क्या हीरा है? मुझे आश्चर्य है कि जब वह मेरे नीचे दबी होगी तो उसके चेहरे पर कैसे भाव होंगे। आर्यन को बिल्कुल भी पता नहीं था कि जब वह अनन्या को घूर रहा था तो वह कितने गंदे विचार कर रहा था। सड़क के किनारे रणवीर अपनी कार में था, उसे बर्फीली आंखों से देख रहा था। बेहतर होगा कि तुम सिर्फ इच्छा रखो, हिम्मत नहीं। अगर तुमने कुछ भी उल्टा सीधा करने की हिम्मत की तो समझो तुम्हारी जिंदगी की उल्टी गिनती शुरू। ठंडी आवाज में बोलने के बाद वह गाड़ी चलाकर चला गया। गुप्त रूप से विक्रम को निर्देश दिया कि वह लोगों को उस पर कड़ी नजर रखने के लिए भेजे। रणवीर के वापस जाने के बाद वह रूही को चंद्रनगर में दर्शनीय स्थलों की यात्रा कराने ले गया। अनन्या 1 महीने तक पढ़ाई करेगी, जिसका मतलब है कि उसके पास आराम करने के लिए 1 महीने का खाली समय है। हम शाम तक खेले और फिर अनन्या को लेने के लिए नील यूनिवर्सिटी के प्रवेश द्वार पर गए। इस बीच अनन्या अपना पहला दिन का प्रशिक्षण समाप्त करके जल्दी जल्दी दरवाजे की ओर बढ़ रही थी। आर्यन ने तुरंत बातचीत शुरू की। मिस अनन्या, बहुत देर हो चुकी है, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। कोई जरूरत नहीं, मेरे पति मुझे लेने आए हैं। अनन्या ने सीधे मना कर दिया। कोई बात नहीं, मैं आपको वहां तक ले चलता हूँ, कहीं आप बुरे लोगों से न टकरा जाएं। आर्यन बेहद बेशर्म था और पीछे चलने की जिद करने लगा। जब तक हम स्कूल के गेट पर नहीं आ गए। रणवीर ने एक नज़र में आर्यन को पहचान लिया। उसकी आंखों में खूनी मंशा चमक उठी। यह आदमी शायद पूरा दिन अनन्या को परेशान करता रहा है। रूही, तुम कार में शांति से इंतजार करो। ये कहने के बाद रणवीर कार से बाहर निकला और सीधे उसकी ओर बढ़ा। सुनिए, अनन्या ने पुकारा। पहले कार में जाओ, रूही वहां है, रणवीर ने कहा। ठीक है, अनन्या ने सिर हिलाया और कार में लौट आए। मिस अनन्या, कल मिलते हैं, आर्यन ने कहा जाने की तैयारी करते हुए। रणवीर ने उसे सीधे रोक दिया। क्या बात है? आर्यन ने पूछा, एक भौं उठाते हुए। बस एक दोस्ताना सलाह, मेरी पत्नी से दूर रहो, वरना मैं गारंटी देता हूं कि तुम प्रशिक्षण के अंत तक जिंदा नहीं बचोगे, रणवीर ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें लगता है कि मैं आसानी से डरने वाला हूं? इसके अलावा मैंने तुम्हारी पत्नी के साथ कुछ नहीं किया। तुम मुझे बेवजह धमकी दे रहे हो। सावधान रहो, मैं तुम पर मुकदमा कर दूंगा। ये तुम्हारा आर्यावर्त नहीं है। अगर मैं चाहूं तो मैं तुम्हें आसानी से 10 या 8 साल के लिए जेल में डलवा सकता हूं, या यहाँ तक कि उम्र भर के लिए भी।
फिर तुम्हारी पत्नी और बच्चों की देखभाल शायद मुझे करनी पड़ेगी। आर्यन ने अचानक एक दुष्ट मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, मैंने तुम्हें चेतावनी दे दी है, तुम मानते हो या नहीं ये तुम पर निर्भर है। रणवीर ने गंभीरता से कहा, फिर दूसरे पक्ष से एक और शब्द कहने की जहमत नहीं उठाई। जल्द ही कार स्टार्ट हुई और आंखों से ओझल हो गई। बॉस, तभी तेजा वहां आया। तेजा, क्या तुम्हें यकीन है कि इस आदमी का कोई कनेक्शन या बैकग्राउंड नहीं है? आर्यन ने सावधानी से पूछा। बॉस को रिपोर्ट, हमने जांच की है। इस आदमी का नाम रणवीर शर्मा है, बस एक साधारण व्यक्ति। हमें उसकी पृष्ठभूमि के बारे में कुछ नहीं मिला। तेजा ने कहा, धत्तेरे की, कोई बिना कनेक्शन वाला आदमी मुझे धमकी दे रहा है। और उससे भी बुरा, मुझे एक सिहरन महसूस हुई, जैसे कि मौत का देवता आ रहा हो। भाड़ में जाए, आर्यन ने गुस्से में थूका। बस इंतजार करो और देखो कि मैं इस प्रशिक्षण के दौरान तुम्हारी पत्नी को कैसे हासिल करता हूँ, उसने बेरहमी से कहा। वापस जाते समय अनन्या ने पूछा, रणवीर, तुमने उस आदमी से क्या कहा? मैंने उसे खुशहाल जीवन की शुभकामनाएं दी, रणवीर ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या तुम मजाक कर रहे हो? अनन्या ने अपनी आंखें घुमाईं, यह विश्वास नहीं करते हुए कि यह उसका काम करने का तरीका था। मर्दों के मामलों की चिंता मत करो, बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, रणवीर ने कहा। ठीक है, अनन्या ने सिर हिलाया और नील यूनिवर्सिटी में अपने अनुभव रणवीर के साथ साझा किए। आर्यन के अलावा बाकी सब कुछ बहुत सुखद था। जैसे ही कार होटल पहुंची, अनन्या को अचानक एक संदेश मिला और वह उत्साह से चिल्लाई, रणवीर, कांस्य प्रतीक के बारे में खबर है। अध्याय 624, लालची लोगों की कमी नहीं। ये सुनते ही रणवीर का चेहरा खुशी से चमक उठा। जिस कांस्य प्रतीक का जिक्र अनन्या ने किया था, वह स्वाभाविक रूप से वही था जो उसे हिम क्षेत्र के गुप्त दायरे में नरक राज को मारने के बाद मिला था। हालांकि उस पर खुदे कुछ रून्स प्रतीक कभी नहीं समझे जा सके थे। नरक की शक्ति प्राचीन महाकाल राज्य से उत्पन्न हुई थी, जो तब से नष्ट हो चुका है। तभी अनन्या ने बताया कि वह एक विशेषज्ञ को जानती थी जो प्राचीन महाकाल राज्य के सांस्कृतिक अनुसंधान में विशेषज्ञता रखता था, जो शायद इन प्रतीकों को समझ सकता था। इसलिए रणवीर ने कांस्य प्रतीक अनन्या को बहुत पहले दे दिया था। हमें आज ही खबर मिली। क्या कांस्य प्रतीक के रून्स को समझ लिया गया है? रणवीर ने बेसब्री से पूछा। अभी नहीं, लेकिन हमें एक सुराग मिला है। प्रोफेसर दीनानाथ ने मुझे बताया कि हमारे पास 1 महीने के भीतर परिणाम आ जाने चाहिए। अनन्या ने कहा, ठीक है, हमने इतना लंबा इंतजार किया है, 1 महीना और सही, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रणवीर ने सिर हिलाया, वास्तव में आश्चर्य करते हुए कि कांस्य प्रतीक पर उन चिन्हों का क्या मतलब था। अगले कुछ दिनों तक रणवीर अनन्या को हर दिन नील यूनिवर्सिटी ले जाता, फिर रूही को घुमाने ले जाता और शाम को उसे वापस ले आता। मैं आर्यन से दोबारा नहीं टकराया। अनन्या, क्या आर्यन तुम्हें इन पिछले कुछ दिनों में परेशान कर रहा है? रणवीर ने पूछा। जब से तुमने उसे पिछली बार कुछ कहा था, लगता है कि उसने अपने तेवर थोड़े ढीले कर लिए हैं। वह इन पिछले कुछ दिनों से तमीज से पेश आ रहा है। हालांकि वह अभी भी मुझसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया है। इन पिछले कुछ दिनों से जो चीज मुझे वास्तव में सिरदर्द दे रही है, वह है हर्ष नाम का एक छात्र। अनन्या ने आह भरी। क्या हुआ? रणवीर ने पूछा। हालांकि हम एक प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, लेकिन हम अन्य छात्रों के साथ कक्षाओं में भी शामिल होते हैं। हर्ष नाम का एक छात्र है जो पिछले कुछ दिनों से मुझे परेशान कर रहा है, अनन्या ने कहा। क्या स्कूल को परवाह नहीं है? रणवीर ने पूछा। मैंने इसकी रिपोर्ट की है, लेकिन इसका ज्यादा फायदा नहीं हुआ। मैंने दूसरों से सुना है कि हर्ष के परिवार की पृष्ठभूमि बहुत मजबूत है। उसके माता पिता दोनों महत्वपूर्ण राजनीतिक हस्तियां हैं और उसका बड़ा भाई चंद्र साम्राज्य का एक जनरल है जिसके पास सैन्य शक्ति है। इसलिए वह स्कूल में अहंकारी और दबंग है और कोई भी उससे उलझने की हिम्मत नहीं करता। क्या मुझे इसमें दखल देना चाहिए और इसे सुलझाना चाहिए? रणवीर ने पूछा। कोई जरूरत नहीं, वह सिर्फ एक छात्र है, मैं इसे संभाल सकती हूँ। अगर बात सचमुच बढ़ गई तो मैं कल स्कूल से इस बारे में बात करूंगी, अनन्या ने कहा। ठीक है, रणवीर ने सिर हिलाया, लेकिन निजी तौर पर उसने विक्रम को निर्देश दिया कि वह स्कूल में चीजों पर कड़ी नजर रखने के लिए लोगों को भेजे। अगले ही दिन जब रणवीर हमेशा की तरह रूही को घुमाने ले जा रहा था, उसे अचानक विक्रम का फोन आया। मालिक, बहुत बुरा हुआ है। वह हर्ष नाम का छात्र कैंपस में तमाशा खड़ा कर रहा है। वह सबके सामने भाभी से अपने प्यार का इजहार करने की योजना बना रहा है। उसकी इतनी हिम्मत! रणवीर आग बबूला हो गया। आर्यन जैसे किसी व्यक्ति का करीब आने की कोशिश करना एक बात है, लेकिन किसी का वास्तव में सार्वजनिक रूप से अपनी भावनाओं को स्वीकार करने की हिम्मत करना तो सीधे मौत को बुलावा देना है। उसने तुरंत आदेश जारी किया। एक पल बाद शीतल वहां प्रकट हुई। रूही, शीतल आंटी के साथ रहो, डैडी स्कूल जा रहे हैं। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, वह सीधे नील यूनिवर्सिटी की ओर चल दिया।
इस समय नील यूनिवर्सिटी की एक इमारत के सामने कई फूल सजाए गए थे और कई मोमबत्तियां जलाई गई थीं। दिल के आकार के संकेत पर एक विदेशी भाषा में एक वाक्य लिखा था, मेरी प्यारी अनन्या, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। भाइयों, क्या तुम तैयार हो? एक लंबे बालों वाला लड़का उत्साह से चिल्लाया। तैयार? लोगों का एक समूह खुशी से झूम उठा। ठीक है, जब अनन्या थोड़ी देर में बाहर आएगी तो मैं तुरंत उसे प्रपोज करूंगा। अगर मैं सफल हुआ तो तुम लोग धमाल मचा सकते हो। लंबे बालों वाले लड़के ने खुशी से कहा। यह कोई और नहीं बल्कि हर्ष हैरी वर्धन था, नील यूनिवर्सिटी की एक प्रमुख हस्ती। केवल वही उन उद्यमियों से अपनी भावनाओं का इजहार करने की हिम्मत करेगा जो प्रशिक्षण के लिए आए थे। तैयार हो जाओ, हीरोइन आ गई है। हैरी की आंखें अचानक चमक उठीं। अनन्या शिफॉन ब्लाउज के साथ सफेद फिटे ब्लेजर पहने और बालों का जूड़ा बनाए हुए ट्रेनिंग बिल्डिंग से बाहर निकली। वह अविश्वसनीय रूप से काबिल लग रही थी। वह इतनी सुंदर थी कि ऐसा लग रहा था जैसे उसके आते ही रोशनी फैल गई हो, जिसने तुरंत सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। अनन्या ने स्थिति को भांप लिया था, लेकिन उसे पता नहीं था कि क्या हुआ था। करीब आने पर हैरी ने तुरंत उसे फूलों का गुलदस्ता भेंट किया और सीधे उसके पास आया। मिस अनन्या, मुझे आपसे पहली ही नज़र में गहरा प्यार हो गया था। प्लीज मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए। जैसे ही उसने अपनी बात पूरी की, चारों ओर से चिल्लाने, सीटियां बजाने और तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। अन्य लोगों ने सेरेमोनियल तोपें पकड़ रखी थीं, जिन्हें फिर धड़ाम के साथ दागा गया, जिससे रंगीन रिबन हवा में लहराने लगे। कितना रोमांटिक! अनन्या इतनी डर गई कि वह पीछे हट गई। हर्ष बहुत ज्यादा ही धीट था। पिछली बदतमीजियों में विभिन्न प्रकार की छेड़खानी शामिल थी, जैसे नोट खिसकाना, घूरना या बिना मांगे एहसान करना। इस बार उन्होंने वास्तव में सार्वजनिक रूप से अपनी भावनाओं का इजहार कर दिया। हर्ष, मैंने तुम्हें पहले भी बताया है, मैं शादीशुदा हूँ। प्लीज मुझे परेशान करना बंद करो। तुम सिर्फ एक छात्र हो, तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। अनन्या ने सख्ती से कहा। तो क्या हुआ अगर तुम एक छात्र हो? मैं बालिग हूँ। हमारे देश में डेटिंग आज़ादी का मामला है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम पहले शादीशुदा थी। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बस हाँ कहो और मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। हैरी ने एक अजीब सी मुस्कान के साथ कहा। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर तुम्हें खेलना है तो तुम यहाँ खुद ही खेल सकते हो। अनन्या ज्यादा कुछ कहने की जहमत नहीं उठाना चाहती थी और जाने के लिए मुड़ गई। रुको! हंसते हुए कई लड़कों ने अनन्या का रास्ता रोक लिया। मिस अनन्या, हमारे हैरी भाई आपको इतना पसंद करते हैं, आप उन्हें चोट कैसे पहुंचा सकती हैं? उन्हें जल्दी से हाँ कह दीजिए। बिल्कुल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पहले शादीशुदा हैं। हमारा हैरी भाई स्कूल का टॉप फाइटर है, वह बहुत ताकतवर है, निश्चित रूप से आर्यावर्त वाले आपके पति से बहुत ज्यादा मजबूत। एक बार कोशिश क्यों नहीं करती? अनन्या ने तुरंत माथा सिकोड़ लिया। ये नील यूनिवर्सिटी है, यहाँ अध्ययन करने का मतलब है कि यहाँ हर किसी को उत्कृष्ट माना जाता है। लेकिन ये छात्र हद से ज्यादा गुस्ताख हो रहे हैं। रास्ते से हटो, मुझे जाना है। अनन्या ने कड़े शब्दों में कहा। हाँ कहो हैरी, हाँ कहो हैरी। मौके पर शोर मच गया और अधिक से अधिक लोगों ने अनन्या को घेर लिया, जिससे उसके लिए निकलना असंभव हो गया। मेरे रास्ते से हटो। तभी एक उग्र दहाड़ बिजली की तरह गूंजी, जिसने पूरे स्कूल को हिला दिया। छात्र थोड़ा कांपने से खुद को रोक नहीं सके। उन्होंने तुरंत देखने के लिए सिर घुमाया। एक आकृति लंबे कदमों से आ रही थी, जिससे एक अहंकारी आभा निकल रही थी। तर तर तर! इससे पहले कि मैं देख पाता कि वह कैसा दिखता है, वह मेरे पास आया और कई बार थप्पड़ रसीद कर दिए। पफ पफ पफ! अनन्या को रोकने की कोशिश करने वाले छात्र तुरंत खून की उल्टी करने लगे। उनके दांत टूट गए और वे हवा में उड़ गए। वे सब जमीन पर गिर पड़े और दर्द से चीखने लगे। इस दृश्य ने सभी छात्रों की बोलती बंद कर दी। नहीं, अनन्या मूल रूप से उसे रणवीर कहना चाहती थी, लेकिन तुरंत अपना मन बदल लिया। सुनिए, जो व्यक्ति आया था वह कोई और नहीं बल्कि रणवीर था। ये सुनकर कि हर्ष अनन्या के सामने अपने प्यार का इजहार करने वाला है, वह सीधे यहाँ आ गया। डरो मत, मैं यहाँ हूँ। रणवीर ने सीधे हर्ष की ओर देखते हुए कहा। मेरी पत्नी को परेशान करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी इतनी मजाल! घुटने टेको और माफी मांगो। हैरी की आंखें तुरंत ठंडी हो गईं। तो तुम अनन्या के पति हो। तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो, लेकिन तुम खुद को समझते क्या हो? मुझे घुटने टेकने और माफी मांगने के लिए कहने की हिम्मत कैसे हुई? तुमने मेरा इजहार बर्बाद कर दिया और मेरे कई भाइयों को घायल कर दिया। मैं तुमसे इसका हिसाब लूंगा। मर! रणवीर ने ठंडे स्वर में चिल्लाया और उसके शरीर से एक भयानक खूनी मंशा फूट पड़ी। सुनिए, अनन्या ने जल्दी से पुकारा, आवेश में मत आइए। अध्याय 625 द्वंद्व युद्ध। तभी जाकर रणवीर ने अपनी जानलेवा मंशा को दबाया। ठीक है, मेरी पत्नी की खातिर मैं तुम छात्रों में से किसी को नहीं मारूंगा। घुटने टेको और माफी मांगो। हा हा हा! हैरी पागलों की तरह हंस पड़ा। कितना घमंडी बेवकूफ है! मेरे सामने इतना गुस्ताख होने की इसकी हिम्मत कैसे हुई?
क्या इसे पता भी है कि मैं कौन हूँ? मुझे कोई परवाह नहीं कि तुम कौन हो। 10 सेकंड के भीतर घुटने टेको और माफी मांगो, वरना मुझे तुम्हें मारने से कोई नहीं रोक सकता। रणवीर ने दिल दहला देने वाले लहजे में कहा। ठीक है, तुम चाहते हो कि मैं माफी मांगूं, है ना? क्यों ना हम एक शर्त लगाएं? हैरी ने अचानक कहा। हम कैसे खेलेंगे? रणवीर ने पूछा। मैं देख रहा हूं कि तुम थोड़ा कुंग-फू जानते हो और मैं भी एक कॉम्बैट एथलीट हूं, तो क्यों ना हम एक मैच रखें? अगर तुम हार गए तो मैं तुम्हें घुटने टेक कर मुझसे माफी मांगने पर मजबूर करूंगा, फिर मुझे 100 बार दादाजी बुलाओगे और तुम्हारी पत्नी अब से मेरी गर्लफ्रेंड होगी। हैरी ने मजे लेते हुए कहा। और अगर तुम हार गए तो? रणवीर ने पूछा। हाँ, हैरी जोर से हंसा। तमाशबीन सब हंस पड़े। क्या हैरी हारेगा? मजाक कर रहे हो क्या? ये नील यूनिवर्सिटी का सबसे बेहतरीन वॉलीबॉल खिलाड़ी है, जिसने कई पुरस्कार जीते हैं और विश्व चैंपियनशिप के लिए चुनौती देने योग्य है। हम एक कमजोर आर्यावर्त वाले से कैसे हार सकते हैं? हालांकि मेरे हारने का कोई सवाल ही नहीं है, फिर भी निष्पक्षता के लिए चलो कुछ शर्तें लगा लेते हैं। अगर तुम जीत गए तो तुम मेरे साथ जो चाहो कर सकते हो। हैरी ने आत्मविश्वास से कहा। ठीक है, शुरू करते हैं। रणवीर ने तुरंत सहमति में सिर हिलाया। वह जानता था कि अनन्या इस बात से चिंतित थी कि सार्वजनिक रूप से किसी को मारना गलत था, क्योंकि यह एक स्कूल था, लेकिन चूंकि यह हर्ष ही था जिसने द्वंद्व का प्रस्ताव रखा था, इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता। यह अच्छी जगह नहीं है, चलो स्टेडियम चलते हैं। हैरी चिल्लाया। कोई बात नहीं, रणवीर ने सिर हिलाया। हर्ष, मेरा सुझाव है कि तुम बस माफी मांग लो और मुझे दोबारा परेशान मत करो। इस तरह हम इस मामले को यहीं खत्म कर सकते हैं, अनन्या ने कहा। मिस अनन्या, मैं जानता हूं कि आप मेरी परवाह करती हैं, लेकिन चिंता मत कीजिए, मैं निश्चित रूप से आपके सामने आपके पति को हरा दूंगा और फिर आपको खुले तौर पर और ईमानदारी से हासिल करूंगा। हैरी ने आत्मविश्वास से कहा। अनन्या को घिन आने लगी। कोई इतना गया गुजरा कैसे हो सकता है? उसने उसे याद दिलाया, क्योंकि उसे डर था कि चीजें बढ़ जाएंगी। हर्ष की ताकत के साथ वह एक असाधारण प्रतिद्वंद्वी कैसे हो सकता है? मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि यह आदमी सोचेगा कि मैं उसकी चिंता कर रही थी। वह लाइलाज है अनन्या, कुछ लोगों को समझाना नामुमकिन होता है। वे मौत को सामने देखकर ही डरते हैं, इसलिए उनकी चिंता मत करो, रणवीर ने कहा। ठीक है, अनन्या ने सिर हिलाया। स्टेडियम चलो, हैरी चिल्लाया। क्लास, इस पर नजर रखो, इसे भागने मत देना। चिंता मत करो, सब देख रहे हैं। वह भाग नहीं सकता, वरना वह न केवल अपनी नाक कटवाएगा बल्कि पूरे आर्यावर्त की भी। और उसकी पत्नी भी देख रही थी। एक मर्द होने के नाते वह इतना डरपोक नहीं होगा। छात्र चिल्लाए। इन जाहिल बच्चों को कोई अंदाजा नहीं है कि उन्होंने किस तरह की शक्तिशाली हस्तियों से पंगा लिया है। विक्रम पीछे पीछे चला आ रहा था, उसके होठों पर एक ताना था। ये खबर कि हैरी आर्यावर्त के एक व्यक्ति से लड़ने जा रहा है, पल भर में पूरे स्कूल में फैल गई। जिसने भी यह खबर सुनी वह पूरी तरह से चौंक गया। किस पागल ने हैरी के साथ द्वंद्व करने की हिम्मत की? क्या उसे मौत से डर नहीं लगता? हर्ष पूरे स्कूल में नंबर 1 फाइटर है और पूरे चंद्र साम्राज्य की युवा पीढ़ी के बीच सबसे उत्कृष्ट एथलीट भी। उसने कई प्रतियोगिताओं में चंद्र साम्राज्य का प्रतिनिधित्व किया है और कई चैंपियनशिप जीती हैं। वह एक बहुत ही भयानक अस्तित्व है। वह अनन्या का पति लग रहा है। अनन्या, क्या वह खूबसूरत उद्यमी जो हमारे स्कूल में आगे की पढ़ाई के लिए आए है? कई लोगों ने अनन्या का नाम सुना है। अपने उत्कृष्ट रूप रंग के कारण स्कूल में पहले ही दिन अनन्या तुरंत चर्चा का विषय बन गई थी और एक समय कई पुरुष छात्रों के आकर्षण का केंद्र थी। हैरी उनमें से एक था, लेकिन वह सबसे साहसी था और उसने तुरंत कार्रवाई की। मैंने सुना है कि आज हर्ष ने सार्वजनिक रूप से अनन्या से अपने प्यार का इजहार किया, लेकिन उसके पति ने आकर हर्ष से झगड़ा कर लिया, जिसका नतीजा ये द्वंद्व है। जब सच सामने आया तो कई लोग हैरान रह गए। ऐसा नहीं था कि हैरी ढीठ था, क्योंकि नील यूनिवर्सिटी में हर कोई जानता था कि वह किस तरह का इंसान है। उसकी पृष्ठभूमि शक्तिशाली है और वह उचित माध्यमों से नहीं आया, लेकिन स्कूल उसे उलझने की हिम्मत नहीं करता, इसलिए वे केवल उसे बढ़ावा दे सकते हैं। उसने अनगिनत अपमानजनक काम किए हैं। जिस चीज ने वास्तव में सभी को चौंका दिया वह ये थी कि अनन्या का पति कितना आवेगी था। अनन्या ने हर्ष के अनुरोध को फिर से ठुकरा दिया, लेकिन वह फिर भी हर्ष के साथ द्वंद्व करना चाहता था। बिना किसी संदेह के वे बुरी तरह हारेंगे। मैं अपनी पत्नी के सामने एक प्रेमी द्वारा पराजित होने के दृश्य की कल्पना भी नहीं कर सकता। पल भर में अनगिनत लोग स्टेडियम की ओर दौड़ पड़े। इस पल जब आर्यन को खबर मिली तो उसके चेहरे पर अचानक एक भयावह मुस्कान आ गई। एक अच्छा शो होने वाला है। उस आदमी के हारने के बाद अनन्या हर्ष की गर्लफ्रेंड बन जाएगी। हर्ष और मैं एक दूसरे को जान जाएंगे और शायद हम तब एक दूसरे की कंपनी का आनंद ले सकें। ये सोचकर वह तुरंत उत्साहित हो गया और अपने अंगरक्षकों के साथ स्टेडियम चला गया। जब रणवीर स्टेडियम पहुंचे तो उन्होंने पाया कि वहां पहले से ही बहुत सारे लोग मौजूद थे। वे सभी बस तमाशा देखने के लिए वहां थे।
खबर सुनते ही स्कूल के नेताओं ने तुरंत एक टीम का नेतृत्व मौके पर किया। मिस अनन्या, मैंने अभी खबर सुनी। हमारे छात्रों द्वारा आपको हुई परेशानी के लिए मैं वास्तव में क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं हर्ष से गारंटी लिखवा सकता हूँ ताकि आपके पति को लड़ने से रोका जा सके। रेट्रो चश्मा पहने 50 के दशक में एक आदमी ने विनम्रता से अपना परिचय प्रशिक्षण के प्रभारी नेता के रूप में दिया। मिस्टर नितिन, समय पर आने के लिए धन्यवाद। हालांकि मुझे डर है कि मुझे इस मामले में अपने पति से परामर्श करना होगा। ये कहकर अनन्या ने तुरंत उसे रणवीर से मिलवाया। यह मिस्टर नितिन हैं, जो हमारे प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रभारी हैं। वे बहुत अच्छे इंसान हैं। मिस्टर नितिन, सच कहूं तो आप बहुत देर कर चुके हैं। ये छात्र मेरी पत्नी की पढ़ाई में गंभीर रूप से बाधा डाल रहा है। मुझे यकीन है कि मैंने पहले भी आपको इसका उल्लेख किया है, लेकिन आपने इसे ठीक करने के लिए कुछ नहीं किया। अब जब मैं यहाँ हूँ, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। बस एक बात है, अगर मैं उन्हें हरा दूं, चाहे कीमत कुछ भी हो, मुझे उम्मीद है कि आप इससे दूर रहेंगे। रणवीर ने ठंडे स्वर में कहा। भले ही अनन्या ने कहा कि दूसरा व्यक्ति एक अच्छा इंसान था, लेकिन उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया। उसने पहले प्रतिक्रिया दी थी, लेकिन हैरी के अहंकार ने उसे पूरे नील यूनिवर्सिटी से बेहद निराश कर दिया था। अब लड़ाई रोकने के लिए यहाँ आने का क्या मतलब है? यह अच्छा है कि अनन्या ठीक है। अगर उसे कुछ हो जाता तो मैं पूरे नील यूनिवर्सिटी को जमींदोज करके भी संतुष्ट नहीं होता। मिस्टर नितिन के चेहरे का रंग थोड़ा बदल गया। मैं आपकी भावनाओं को समझता हूँ सर। हमने कुछ क्षेत्रों में पर्याप्त नहीं किया है और हमें उम्मीद नहीं थी कि हैरी इतना साहसी होगा। हम निश्चित रूप से बाद में इस पर विचार करेंगे, लेकिन अगर आप वास्तव में हैरी से लड़ते हैं तो मुझे डर है आप सारे परिणाम खुद भुगतेंगे। इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। रणवीर ने कहा। खैर ठीक है फिर। नितिन केवल सिर हिला सके, यह नहीं जानते हुए कि और क्या कहें, और अपने आदमियों को एक तरफ ले गए। रणवीर को स्कूल के प्रस्ताव को अस्वीकार करते देख हर्ष ने राहत की गहरी सांस ली। उसे वास्तव में डर था कि यह आदमी मान जाएगा। अब जब तुमने अपना मन बना लिया है तो जल्दी करो और मैदान पर आओ। मेरे मुंह के इंतजार नहीं कर सकते, हैरी ने उत्साह से कहा। धड़ाम, रणवीर ने एक कदम उठाया और सीधे स्टेडियम के केंद्र में चला गया। पल भर में पूरे हॉल में अनगिनत चीखें गूंज उठी और हर कोई उत्साह से देख रहा था। हैरी, उसे एक ही बार में ढेर करने की कोशिश करना। अध्याय 626, बिल्कुल बेकार। जयकारे सुनकर हर्ष, हैरी, वर्धन का खून खौल उठा। अबे ओ कमीने, अगर तू तैयार है तो मैं अपना वार करने जा रहा हूँ। उसने अपने होठों को जीभ से फेरते हुए कहा। आ जाओ, देखते हैं तुम में कितना दम है जो इतनी अकड़ दिखा रहे हो। रणवीर रायचंद ने मजाक उड़ाया। चिड़चिड़े इंसान, देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। हैरी ने तुरंत एक कदम आगे बढ़ाया, अपने दाहिने हाथ को पीछे खींचा और फिर रणवीर के चेहरे पर सीधा मुक्का जड़ दिया। इतनी तेज, वाह, ये तो कमाल है। शर्त लगा लो, ये बंदा एक बार भी नहीं झेल पाएगा। जैसे ही हैरी ने हमला किया, पूरे दर्शक दीर्घा में रोमांच दौड़ गया और वहां अनगिनत समर्थक थे जो बेतुकी बातें कर रहे थे। हैरी के चेहरे पर भी एक घमंडी मुस्कान आ गई। आप कल्पना कर सकते हैं कि अगले ही पल ये बंदा हवा में उड़ जाएगा। धड़ाम, लेकिन उसी पल एक दबी हुई भारी आवाज सुनाई दी। उसका मुक्का, जो विरोधी के चेहरे पर लगने ही वाला था, ऐसा लगा जैसे अचानक किसी अदृश्य लोहे की दीवार से टकरा गया हो। एक भारी आवाज गूंजी और हैरी के हाथ में एक तेज दर्द की लहर दौड़ गई। ये कैसे हो सकता है? हैरी तुरंत चिल्लाया, अपनी मुट्ठी को दहशत से घूरते हुए। उड़ा दो इसे। वह जल्दी से दहाड़ा, लेकिन मुट्ठी 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकी। रणवीर रायचंद उसके ठीक सामने खड़ा था, बिल्कुल स्थिर, बस उसे ठंडी नजरों से घूर रहा था जैसे वह कोई मूर्ख हो। तुमने कौन सा जादू टोना किया है? हैरी ने गुस्से में पूछा। कुएं के मेढक, ये शारीरिक आंतरिक ऊर्जा है। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, उसने अचानक एक शक्तिशाली आभा छोड़ी, जैसे कोई राक्षस देवता पहाड़ से नीचे उतर आया हो, जिसने आकाश और पृथ्वी को अपनी चपेट में ले लिया हो। पूरा स्टेडियम ऐसा लगा जैसे इस भारी शक्ति के नीचे फट जाएगा। हर कोई एक रूह कपा देने वाली जानलेवा नियत से घिर गया। इस पल हर किसी की आत्मा कांप उठी, उनकी आंखों में खौफ भर गया। उनके मन में एक ही विचार आया, अगर मैदान पर खड़े उस शख्स ने एक बार सोच लिया तो सब मारे जाएंगे। शारीरिक ऊर्जा, यह क्या है? और तुम्हारे अंदर से निकल रही यह आभा, यह इतनी भयानक कैसे हो सकती है? हैरी दहशत में चिल्लाया, उसका पूरा शरीर कांप रहा था। वह सबसे पहले इसकी चपेट में आया था और उस सर्वोच्च आभा से प्रभावित हुआ था। उसने इसे और अधिक गहराई से महसूस किया, जैसे कि वह किसी महान राक्षस राजा का सामना कर रहा हो। कचरे को ये जानने की जरूरत नहीं है, रणवीर ने कहा और अपनी एक उंगली को झटके से चलाया। ऐसा लगा जैसे उसमें अपार शक्ति समाहित हो। धड़ाम, एक तेज धमाके के साथ हैरी को ऐसा लगा जैसे उसे किसी भारी हथौड़े से मारा गया हो और वह सीधा हवा में उड़ गया, कई फीट दूर जा गिरा। बैंग, जमीन पर गिरने के बाद स्टेडियम का फर्श चकनाचूर हो गया।
आह, उसने तुरंत दर्द से सुअर की तरह चीखना शुरू कर दिया और जमीन पर लौटने लगा। हे भगवान, हैरी हार गया। सभी छात्र सदमे में थे और अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। वह हैरी है, हमारे स्कूल का शीर्ष युद्ध विशेषज्ञ, चंद्र साम्राज्य का सबसे युवा एथलीट, जिसने कई बड़ी चैंपियनशिप जीती हैं और वह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। सबने सोचा था कि हैरी अपने विरोधी को एक ही मुक्के में हरा देगा। नतीजा ये हुआ कि मुक्का मारने वाले को खरोंच तक नहीं आई, जबकि खुद मुक्का मारने वाला ही हवा में उड़ गया। विरोधी का हमला सिर्फ एक उंगली का झटका था। ये तो भयानक है। कई लोग पागलों की तरह अपनी आंखें मलने लगे। उन्हें लगा जैसे वे कोई सपना देख रहे हैं। मिस्टर नितिन और नेताओं का एक समूह भी अपना मुंह इतना चौड़ा करके खड़ा था कि उसमें एक अंडा समा जाए। यहाँ पहुंचने पर उनकी पहली प्राथमिकता अनन्या शर्मा के पति को हैरी के साथ द्वंद्व करने से रोकना थी। आखिरकार सुश्री अनन्या शर्मा एक उद्यमी हैं जो प्रशिक्षण में भाग लेने आए हैं। अगर उनके पति को कुछ हो जाता है तो यह इस प्रशिक्षण की प्रतिष्ठा के लिए अच्छा नहीं होगा। हालांकि हम अंततः उन्हें रोकने में विफल रहे, फिर भी हम कांटों पर थे। लेकिन उम्मीद के विपरीत अनन्या शर्मा के पति ने सिर्फ एक उंगली से हैरी को हरा दिया। यह अविश्वसनीय है। किनारे पर खड़े आर्यन मल्होत्रा की आंखों में भी सदमा दिखाई दिया। ये बंदा इतना मजबूत है, क्या ये कोई योद्धा है? तुम हार गए। क्या तुम्हें अपना वादा नहीं निभाना चाहिए कि मैं तुम्हारे साथ जो चाहूं वह कर सकता हूं? रणवीर ने ठंडे स्वर में पूछा। मैं नहीं हारा, हैरी खड़े होते हुए दहाड़ा। अपनी औकात से ज्यादा उछल रहे हो। एक ठंडी चीख के साथ रणवीर तेजी से आगे बढ़ा और सीधा उसकी ओर लपका। उसने एक मुक्का मारा। धड़ाम, हैरी फिर से हवा में उड़ गया। बैंग, वह जोर से दीवार से टकराया, फिर तेजी से नीचे लुढ़क गया। हर तरफ खून के छींटे उड़ गए। क्या बकवास है, ये लड़ाई के मामले में एकदम अनाड़ी है। अगर तुम अपनी हार नहीं मानते तो मैं तुम्हें तब तक मारूंगा जब तक तुम घुटने नहीं टेक देते। रणवीर आगे बढ़ा, एक बाघ की तरह झपटते हुए पल भर में दूरी को खत्म कर दिया। उसके द्वारा छोड़ी गई भयानक आभा ही हैरी को पूरी तरह से तोड़ने के लिए काफी थी। नहीं, मैं मानता हूं। इससे पहले कि वह आखिरी शब्द बोल पाता, रणवीर ने अपना पैर उठा लिया था। धड़ाम, ये सीधा उसकी छाती पर लगा। चट चट, पल भर में उसकी पसलियां साफ टूट गईं, मांस और त्वचा को चीरती हुई बाहर आ गईं और खून का फव्वारा फूट पड़ा। ये तो बहुत बेरहम है। वहां मौजूद कई लोगों ने अपनी आंखें बंद कर लीं। वे इस दृश्य को सीधे देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। मैं आत्मसमर्पण करता हूँ, हैरी ने अधैर्य से कहा। उसकी आंखों में दहशत भरी थी। कोई कितना भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, वह अभी भी बस एक छात्र है। आपको समझना होगा, वह रुद्रधाम के स्वामी का सामना कर रहा था, एक बेमिसाल और बेरहम हस्ती जिसने पूरी अंधकार की दुनिया को मिट्टी में मिला दिया था। जब उसकी असली पहचान सामने आएगी तो हैरी डर के मारे ही मर जाएगा। रणवीर ने हैरी की बात को अनसुना कर दिया और एक बार फिर अपना बड़ा पैर उठाया और हैरी के हाथ पर दे मारा। धड़ाम, एक तेज धमाके के साथ हैरी का हाथ फट गया और वह दर्द से चीख पड़ा। मैं पहले ही हार मान चुका हूं, तुम रुकते क्यों नहीं? क्या तुम भूल गए कि मैंने पहले क्या कहा था? जब तक तुम हारते हो, मैं तुम्हारे साथ जो चाहूं कर सकता हूं। अब मैं तुम्हें अपाहिज बनाने जा रहा हूं, रणवीर ने जोर देकर कहा, अपना बड़ा पैर एक बार फिर उठाते हुए। धड़ाम, अचानक एक तेज धमाका हुआ और हैरी का दूसरा हाथ भी फट गया, जिससे दर्द के मारे उसे ठंडा पसीना आ गया। वाइस प्रिंसिपल नितिन, इसे अभी रोको वरना मैं मर जाऊंगा, हैरी दहशत में चिल्लाया। जैसे ही रणवीर हैरी के पैरों को तोड़ने वाला था, नितिन जल्दी से पास आया। सर, अब जब नतीजा तय हो गया है और हैरी को अपनी गलती का एहसास हो गया है तो बस जाने दीजिए। जाने दूं? रणवीर की एक ही नज़र ने नितिन को दहशत में डाल दिया। अगर यह स्कूल न होता तो मैंने उसे बहुत पहले ही मार डाला होता। उसने खुद कहा था कि अगर वह हार गया तो वह मेरी दया पर होगा, इसलिए कोई मुझे उसे कीमत चुकाने से नहीं रोक सकता। रणवीर के बोलने के बाद उसने एक और बेरहम चाल चली। बैंग बैंग, दो दबी हुई भारी आवाजों के साथ हैरी के पैर भी टूट गए और वह दर्द से बेहोश हो गया। बेकार, रणवीर ने ठंडे स्वर में कहा, फिर मुड़कर चला गया। अनन्या शर्मा के पास पहुंचने के बाद वह पूरी तरह से एक अलग इंसान बन गया। उसने कोमलता से कहा, चलो चलते हैं। आखिरकार सभी की नजरों के बीच वह स्टेडियम से बाहर निकल गया। रणवीर और उनकी पत्नी विक्रम की आकृति के साथ पूरी तरह से गायब हो जाने के बाद स्टेडियम में खलबली मच गई। हैरी न केवल हारा बल्कि उसने अपने दोनों हाथ और पैर भी खो दिए। ये बिल्कुल भयानक है। आर्यावर्त के उस आदमी ने इस बार सचमुच सब कुछ गड़बड़ कर दिया है। हैरी के माता पिता दोनों चंद्र साम्राज्य के राजनीतिक हलकों में महत्वपूर्ण हस्तियां हैं और उसका बड़ा भाई चंद्र साम्राज्य का रक्षक जनरल है। ये जानकर कि हैरी को अपाहिज कर दिया गया है, वे निश्चित रूप से बदला लेंगे। ... लगता है वह सच में कोई योद्धा है।
आर्यन मल्होत्रा ने एक गहरी सांस ली और खुद को भाग्यशाली महसूस किए बिना नहीं रह सका कि उसने पिछले कुछ दिनों में कोई भी अत्यधिक कार्रवाई नहीं की थी, वरना इस पागल के साथ मुझे नुकसान उठाना पड़ सकता था। ठीक है, उन्होंने हैरी के साथ पंगा लिया है। अगर मैं अब बीच में आता हूं तो क्या मैं एक मुसीबत में फंसी अबला को बचाने वाला हीरो नहीं माना जाऊंगा? योजना तुरंत उसके दिमाग में फिर से आ गई। अध्याय 627 मारने से पहले उनका हौसला तोड़ दो। इस समय रणवीर अपनी कार में बैठ चुका था और निकल गया था। रणवीर, शायद मुझे ट्रेनिंग जल्दी खत्म कर देनी चाहिए। मुझे लगता है कि मैंने बहुत मुसीबत खड़ी कर दी है, अनन्या शर्मा ने माफी मांगते हुए कहा। गलती तुम्हारी नहीं, बल्कि उन अंधे मूर्खों की है। इन कीड़ों के लिए अपने हितों का बलिदान करने की कोई जरूरत नहीं है। अब जब मैंने इसे सुझाने के लिए कदम बढ़ाया है तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, रणवीर ने कहा। हैरी का परिवार बहुत ताकतवर है। मुझे चिंता है कि वे बदला लेने की कोशिश कर सकते हैं, जिससे चीजें और भी उलझ जाएंगी, अनन्या ने चिंता के साथ कहा। अनन्या, तुम्हें हमेशा एक बात याद रखनी चाहिए, हम मुसीबत पैदा नहीं करते, लेकिन हम मुसीबत से डरते भी नहीं हैं। मैंने आज हैरी को सिर्फ अपाहिज किया है, जिसे उसे एक मौका देना माना जा सकता है। अगर उसका परिवार बदला लेना चाहता है तो उन्हें सारे परिणाम खुद भुगतने होंगे। इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है, रणवीर ने गंभीरता से कहा। मैं समझती हूँ, अनन्या ने सिर हिलाया। ये स्वीकार करना पड़ा कि कभी कभी उसके विचार बहुत भोले होते थे और वह रणवीर जितनी खुले विचारों वाली नहीं थी। होटल लौटने के बाद रणवीर और उसकी पत्नी ने ऐसा व्यवहार किया जैसे कुछ हुआ ही न हो। हमेशा की तरह रूही को बाहर खाना खिलाने ले गए। हैरी को अस्पताल ले जाया गया और कई विशेषज्ञों द्वारा उसका आपातकालीन उपचार किया गया, लेकिन वे उसके हाथ और पैर नहीं बचा सके, वह केवल जीवित बच पाया। हैरी के माता पिता कुछ रिश्तेदारों के साथ तुरंत अस्पताल पहुंचे। हैरी को आपातकालीन कक्ष से बाहर निकाले जाने के बाद लोगों का एक समूह दौड़कर आया। हैरी, मेरे अच्छे बेटे, तुम कैसे हो? एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने चिंता से पूछा। उनके बगल में एक स्टाइलिश छोटे बालों वाली अधेड़ उम्र की महिला थी, जो भी चिंतित दिख रही थी। पापा, माँ, मैं अब अपाहिज हूँ, मेरे हाथ और पैर बेकार हैं, आपको मेरा बदला लेना होगा। हैरी फूट फूट कर रोया। क्या दोनों हाथ और पैर बेकार हो गए? हैरी के माता पिता दंग रह गए। डॉक्टर से पुष्टि करने के बाद वे आग बबूला हो गए। लानत है, मेरे बेटे को अपाहिज करने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? चाहे वह कोई भी हो, मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि वह मरे। हैरी के पिता गुस्से से भरे हुए थे और उन्होंने तुरंत एक फोन कॉल किया। भुवन, तुम्हारे भाई को स्कूल में आर्यावर्त के किसी व्यक्ति ने अपाहिज कर दिया है। तुम तुरंत अपने आदमियों को लेकर जाओ और उनसे सीधे निपटो, किसी औपचारिकता की परवाह मत करो। मेरे भाई को अपाहिज कर दिया गया। फोन के दूसरी तरफ से एक भारी गूंजती हुई पुरुष आवाज आई, जो सदमे और गुस्से से भरी थी। ठीक है, मैं अभी कुछ आदमियों को लेकर आता हूँ। उसी दिन चंद्र साम्राज्य के बाहरी इलाके में एक सैन्य प्रशिक्षण मैदान से कई सैन्य वाहन निकले और सीधे चंद्रनगर की ओर बढ़े। रूही के साथ दिन बिताने के बाद रणवीर और उसकी पत्नी सीधे अपने होटल लौट आए, लेकिन होटल के प्रवेश द्वार पर ही वे आर्यन मल्होत्रा से टकरा गए। मिस अनन्या शर्मा, मैं लंबे समय से आपका इंतजार कर रहा था। इतना कहने के बाद वह हॉल में सोफे से उठा और लंबे डग भरता हुआ अनन्या शर्मा की ओर बढ़ा। क्या आपको कुछ चाहिए? अनन्या शर्मा ने ठंडी आवाज में पूछा। मैं वास्तव में आपकी हिम्मत देखकर हैरान हूँ, आर्यन ने रणवीर की ओर देखने के बाद कहा। साफ साफ बोलो, अनन्या ने अपनी भौहें सिकुड़ी। मैंने अभी खबर सुनी है कि हैरी के हाथ और पैर पूरी तरह से लाइलाज हैं। उसका परिवार गुस्से में है और खबर है कि उन्होंने हैरी के भाई भुवन को सूचित कर दिया है, जो चंद्र साम्राज्य के एक सैन्य शिविर में ब्रिगेडियर है और उसके पास सैन्य शक्ति है। वह पहले ही अपने आदमियों को यहाँ ले आया है। एक बार जब वह आ जाएगा तो तुम सब मारे जाओगे, आर्यन ने गहरी आवाज में कहा। तो क्या? अनन्या ने बेरुखी से पूछा। चूंकि हमने साथ में ट्रेनिंग की है, मेरे पास तुम्हारी मदद करने का एक तरीका है। आर्यन की आंखों में एक नापाक चमक थी। कौन सा तरीका? अनन्या ने पूछा। वह वास्तव में जाने वाली थी, लेकिन रणवीर ने उसे एक नजर देखा और फिर पूछा। ये बहुत आसान है, बस अपने पति से रिश्ता तोड़ लो और मेरे साथ आ जाओ। आखिरकार उसी ने उसे मारा था। जब तक तुम अलग हो जाओगी, तुम खुद को मुख्य जिम्मेदारी से मुक्त कर सकती हो। फिर अगर तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाती हो तो मैं अपनी स्थिति का उपयोग भुवन के साथ बातचीत करने के लिए कर सकता हूँ। वे तुम्हें कुछ सम्मान देंगे और वे निश्चित रूप से तुम्हारे साथ कुछ नहीं करेंगे, आर्यन ने कुटिलता से कहा। क्या शातिर योजना है, रणवीर ने व्यंग्य किया। इसे मजाक मत समझो, यही सच है। अगर तुम अपनी पत्नी से सच्चा प्यार करते हो तो तुम्हें अपनी मर्जी से चले जाना चाहिए और उसे अपने साथ मरने नहीं देना चाहिए, आर्यन ने ठंडे स्वर में कहा। जुबान संभाल कर, विक्रम चिल्लाया। तुम मरने वाले हो, इसलिए इज्जत बचाने की चिंता मत करो, आर्यन ने मजाक उड़ाया। तुम अपनी मौत को दावत दे रहे हो,
विक्रम गुस्से में दहाड़ा। रणवीर ने विक्रम को रोका और आर्यन से ठंडे स्वर में कहा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं मर जाऊंगा? बकवास, तुमने हैरी को इस तरह चोट पहुंचाई है, भुवन तुम्हें निश्चित रूप से नहीं छोड़ेगा। आर्यन ने यकीन के साथ कहा। हाँ, रणवीर अचानक हंसा। ठीक है, तो बस देखते रहो। इतना कहकर वह चला गया। रणवीर की हंसी के बाद आर्यन को बेचैनी महसूस हुई और अंत में गुस्से में उसने कहा, अनन्या, क्या तुम सच में इस आदमी के साथ मरने की योजना बना रही हो? जब तक तुम मेरे साथ रहने के लिए सहमत हो, मैं तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी दे सकता हूँ। अपने काम से काम रखो। अनन्या ने बिना सिर घुमाए कहा, रणवीर के पीछे चलते हुए। ठीक है, मैंने तुम्हें मौका दिया लेकिन तुमने नहीं लिया। अब देखते हैं तुम कैसे मरते हो, आर्यन ने गुस्से से कहा। वह पूरी तरह से अनजान था कि रणवीर, जो पहले ही जा चुका था, अब जानलेवा इरादों से भरा हुआ था। होटल लौटने के बाद रणवीर ने सबको बधाई दी और फिर बाहर चला गया। स्वामी, ये हर्ष के परिवार के बारे में जानकारी है, कृपया एक नज़र डालिए। उसने एक दस्तावेज सौंपा जिसमें हर्ष के परिवार की पृष्ठभूमि का स्पष्ट विवरण था। उसके माता पिता वास्तव में उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारी थे, लेकिन उस तरह के नहीं जिनके पास सैन्य शक्ति थी। इसके विपरीत उसका भाई भुवन चंद्र साम्राज्य की 5वीं सेना का वर्तमान ब्रिगेडियर था। ये 5वीं सेना चंद्र साम्राज्य की सबसे मजबूत जमीनी विशेष बल इकाई है, जिसमें लगभग 30,000 लोगों की कुल ताकत है। भुवन केवल 30 के दशक में है और वह पहले से ही एक जनरल के साथ काम करने में सक्षम है, जो दिखाता है कि वह बहुत काबिल है। पूरा चंद्र साम्राज्य मुझसे डर गया है और आर्यावर्त के सामने झुक गया है। एक मामूली ब्रिगेडियर कुछ भी नहीं है। अगर उन्होंने आने की हिम्मत की तो हम उन्हें खत्म कर देंगे, रणवीर ने ठंडे स्वर में कहा। जी, विक्रम ने सिर हिलाया, फिर पूछा, धाम प्रमुख आर्यन मल्होत्रा को सीधे क्यों नहीं मार देते? बेशक मुझे उसे मारना है। मैंने उसे पहले चेतावनी दी थी, लेकिन फिर भी उसने मेरी मुसीबत का फायदा उठाने की हिम्मत की। उसने मेरी सीमा पार कर ली है। मैं उसे अभी के लिए नहीं मार रहा हूं, ताकि वह अपनी आंखों से देख सके कि क्या भुवन में मुझे मारने की क्षमता है, रणवीर ने ठंडे स्वर में कहा। मैं समझ गया, विक्रम ने सिर हिलाया। धाम प्रमुख के कार्यों ने निस्संदेह आर्यन को यह एहसास दिला दिया कि असली जोकर वही था। मारने से पहले उनका हौसला तोड़ दो। शाम तक 1 दर्जन या उससे अधिक सैन्य वाहनों ने होटल को पूरी तरह से सील कर दिया था। धड़ाम धड़ाम धड़ाम, वर्दीधारी भारी हथियारों से लैस सैनिकों का एक समूह इन वाहनों से बाहर निकला और क्षेत्र को खाली करा लिया। हे भगवान, वे हमारे देश की 5वीं सेना के सैनिक हैं। वे यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या कुछ भयानक हुआ है? राहगीर आश्चर्य से हौंफने लगे। तभी एक जनरल की वर्दी पहने एक लंबा और प्रभावशाली आदमी एक सैन्य वाहन से बाहर निकला। उससे एक रूह कंपा देने वाली आभा निकल रही थी। क्या वह ब्रिगेडियर भुवन है? राहगीर की आंखें तुरंत फैल गईं। ये वास्तव में चंद्र साम्राज्य की 5वीं सेना का ब्रिगेडियर भुवन लगता है, एक महान हस्ती। वह यहाँ क्यों है? क्या ये हैरी का बदला लेने के लिए है? हैरी, क्या वह उसका भाई नहीं है? क्या हुआ? बस आज सुबह हैरी के हाथ पैर स्कूल में तोड़ दिए गए। भुवन लोगों को यहाँ लाया है, सबसे अधिक संभावना है कि अपने भाई का बदला लेने के लिए। हे भगवान, कौन इतना बेरहम है जिसने हैरी को अपाहिज कर दिया? ... इस समय आसपास की चर्चाओं को सुनकर ब्रिगेडियर भुवन की नज़र और भी ठंडी हो गई। खबर फैल चुकी है। अगर हमने आज कातिल को नहीं मारा तो ये हमारे परिवार के लिए कलंक होगा। अध्याय 628, तुम्हें जानने का कोई हक नहीं। होटल के अंदर आर्यन मल्होत्रा ने तुरंत हंगामा देखा और सैनिकों के एक समूह को देखकर उसकी सांस अटक गई। वे आ गए, जैसा कि उम्मीद थी, सैकड़ों सैनिकों के साथ। वह आदमी आज गया काम से। इतना कहने के बाद वह सीधे रणवीर के कमरे की ओर गया, लेकिन विक्रम ने उन्हें रोक दिया। अनधिकृत व्यक्तियों को पास आने की अनुमति नहीं है। आर्यन ने विक्रम की ओर देखा, उसकी प्रभावशाली आभा से डर गया, फिर अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया, अनन्या, ब्रिगेडियर भुवन अपने आदमियों के साथ आ गया है। तुम मरने वाले हो। मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूँ। क्या तुम तैयार हो? धड़ाम। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, एक आकृति कमरे से बाहर निकली, आर्यन को रोकने की अदम्य ताकत के साथ पकड़ा और फिर खिड़की की ओर गया। नहीं, आर्यन को कुछ एहसास हुआ और वह आश्चर्य से चिल्लाया। धड़ाम। बिना एक शब्द कहे रणवीर ने आर्यन को खिड़की से बाहर फेंक दिया, जहां वह जमीन पर गिरा और लगभग मर ही गया। धड़ाम। अगले ही पल एक आकृति खिड़की से बाहर उड़ी और सीधे आर्यन की छाती पर जा गिरी। जोरदार लात के नीचे आर्यन की छाती पिचक गई और उसकी कई पसलियां टूट गईं। उसका मुंह खुला और खून का फव्वारा फूट पड़ा। उसने अपने ऊपर खड़े व्यक्ति को घूरा और गुस्से में चिल्लाया, रणवीर, तुमने मुझे चोट पहुंचाने की हिम्मत की, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। धड़ाम। इसके साथ ही रणवीर ने और भी जोर से लात मारी। आर्यन ने तुरंत फिर से खून की उल्टी की। अगर रणवीर ने दया नहीं दिखाई होती तो वह तुरंत मर जाता।
मेरे बॉस को अभी छोड़ दो। तेजा दौड़ता हुआ आया। दफा हो जाओ यहाँ से। रणवीर ने अपना हाथ घुमाया और ऊर्जा का एक झोंका निकला। बैंग! तेजा को ऐसा लगा जैसे किसी जंगली जानवर ने टक्कर मार दी हो और वह तुरंत उड़ता हुआ दूर जा गिरा, जोर से जमीन पर टकराया और फिर उठ नहीं पाया। तमीज से रहो वरना मारे जाओगे। तभी विक्रम लंबे डग भरता हुआ आया और एक बड़ी तलवार तेजा की गर्दन पर आ टिकी। बस थोड़ी सी ताकत के साथ एक सिर निश्चित रूप से जमीन पर गिर जाएगा। मुझे मत मारो। तेजा का दिल बैठ गया, उसकी आंखों में दहशत भरी थी। कीड़े मकोड़े! विक्रम ने तिरस्कार से थूका। तेजा को काबू में देखकर आर्यन सदमे में हौंफने लगा। ये उसके अंगरक्षक हैं और वे बहुत काबिल हैं। वे दूसरी तरफ के सामने पूरी तरह से लाचार थे। ये रणवीर बहुत भयानक है। वह ये सोचने से खुद को रोक नहीं पाया कि कैसे हैरी को अपाहिज कर दिया गया था और रणवीर की ओर उसकी नज़र डर से भरी थी। नहीं, मुझे मत मारो। ब्रिगेडियर भुवन यहाँ है। केवल मैं ही तुम्हारी रक्षा कर सकता हूँ। अगर तुम मुझे मारोगे तो तुम भी मरोगे। मुझे तुम्हारी सुरक्षा की जरूरत है। रणवीर ने हंसते हुए कहा, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, मैं तुम्हारी जान बख्श रहा हूँ, लेकिन अपनी आंखें खुली रखना और ध्यान से देखना। इतना कहने के बाद रणवीर की नज़र अचानक ब्रिगेडियर भुवन की ओर मुड़ गई। ब्रिगेडियर भुवन स्थिति का जायजा ले रहा था जब वह इस नज़र की चपेट में आया और उसे एक मौत की आभा महसूस हुई, जैसे कि उसे कोई जहरीला सांप घूर रहा हो। ब्रिगेडियर भुवन, यही वह है जिसने आपके भाई को घायल किया। इसे अभी मार डालो। मौका मिलते ही आर्यन चिल्लाया। तो ये तुम थे, तुम घमंडी मूर्ख! ब्रिगेडियर भुवन का चेहरा तुरंत बर्फ जैसा ठंडा हो गया। अजीब मौत की आभा के सभी निशान गायब हो गए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कैंपस में हिंसा करने की? मैं, चंद्र साम्राज्य की 5वीं सेना का ब्रिगेडियर भुवन, तुम्हें औपचारिक रूप से मौत की सजा देता हूँ। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, उसने अपनी बंदूक निकाली और तुरंत रणवीर पर निशाना साध दिया। अगर कोई विदेशी सैन्य इकाई किसी को खतरनाक व्यक्ति मानती है तो उसे सड़क पर गोली मारी जा सकती है। देखते हैं अब तुम क्या करते हो। आर्यन ने तुरंत खुशी जताई, लेकिन अपने उत्साह में उसका गाल दर्द से फड़कने लगा। तुम्हारे भाई ने खुद मुसीबत मोल ली थी। मैं उसकी जान बख्श कर पहले ही उदारता दिखा रहा हूँ। मैं तुम्हें अब आधिकारिक तौर पर सूचित कर रहा हूँ कि तुमने मेरे आराम में खलल डाला है। माफी मांगो और 3 सेकंड के भीतर यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हें अंजाम भुगतना होगा। रणवीर ने ठंडे स्वर में कहा। कितना घमंडी है! ब्रिगेडियर भुवन आग बबूला हो गया। तुम अपने आप को क्या समझते हो, मुझे हुक्म देने की हिम्मत कर रहे हो? उंगली ने तुरंत ट्रिगर दबा दिया। शू! गोली तुरंत निकली, सीधे रणवीर की ओर बढ़ी। तुम कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, तुम गोली को नहीं रोक सकते, है न? आर्यन ने ठंडे स्वर में कहा। तुम्हारे मरने के बाद मैं सबसे पहला काम तुम्हारी पत्नी को अपने लिए ले लूंगा। उसने ये भी ध्यान नहीं दिया कि रणवीर गोलियों के उड़ते हुए भी आश्चर्यजनक रूप से शांत था। विक्रम ने मजाक उड़ाया। तुम्हें लगता है कि तुम हमारे स्वामी को एक मामूली गोली से मार सकते हो? तुम मुगालते में हो। भले ही हम दुनिया के शीर्ष परमाणु हथियार ले आएं, फिर भी हम स्वामी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ब्रश! उसी पल रणवीर ने अपना हाथ लहराया और गोली को अपनी 2 उंगलियों के बीच पकड़ लिया। फिर एक जोरदार दबाव के साथ ये तुरंत पाउडर में बदल गई। बस इतना ही। धड़ाम! ब्रिगेडियर भुवन और कई 100 सैनिक सभी भयभीत थे और शायद ही इस पर विश्वास कर पा रहे थे। क्या तुम मजाक कर रहे हो? ये गोलियां हैं। दुनिया के सबसे उन्नत हथियारों से दागी गई गोलियों में इतनी भेदने की शक्ति होती है कि वे 2 सेंटीमीटर की स्टील प्लेट को भी छेद सकती हैं। इस आदमी ने वास्तव में इसे अपनी उंगलियों से धीरे से पकड़ने में कामयाबी हासिल की। क्या यह इंसान भी है? असंभव! भुवन ने पागलों की तरह अपना सिर हिलाया और फिर से ट्रिगर दबाया। धां धां धां! गोलियां एक के बाद एक दागी गईं। रणवीर ने अपना बड़ा हाथ बेतहाशा घुमाया। बस एक पल में उसने अपने हाथ में मुट्ठी भर गोलियां पकड़ लीं। फिर इसे फैलाया गया और एक हल्की हवा ने धूल को हर जगह उड़ा दिया। यह भुवन पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया। उसके चेहरे से ठंडा पसीना बह रहा था। अगर पहली गोली का पकड़ा जाना एक संयोग था, तो इतनी सारी गोलियों का रोका जाना केवल एक ही मतलब हो सकता है। ये व्यक्ति एक योद्धा है, एक अत्यंत शक्तिशाली योद्धा, कोई ऐसा जिससे वह पंगा नहीं ले सकता। आर्यन का मुंह इतना खुला था कि वह व्यावहारिक रूप से 10 अंडे निगल सकता था। क्या यह इंसान भी है? गोलियां भी इसे चोट नहीं पहुंचा सकती। मैंने तुम्हें मौका दिया था। चूंकि तुम नहीं जाओगे तो तुम सब मारे जाओगे। रणवीर ने सीधे आदेश दिया। रुद्रधाम के सदस्यों, मेरा आदेश सुनो। इन्हें मार डालो। शब्द अभी उसके मुंह से निकले ही थे। स्विश स्विश स्विश! अचानक सैकड़ों आकृतियां शून्य से बाहर निकल आईं। वे उन सैकड़ों सैनिकों की तुलना में कहीं अधिक प्रभावशाली थे जिनका नेतृत्व भुवन कर रहा था। उनमें से प्रत्येक काले कवच में था एक ठंडी और प्रभावशाली आभा बिखेर रहा था, जैसे कि वे अभी अभी युद्ध के मैदान से उतरे हों। उनके शरीर से अभी भी बारूद की गंध आ रही हो। रुद्रधाम के सदस्यों की तुलना में 5वीं सेना के सैनिक भीड़ों की तरह लग रहे थे।
लेकिन इस समय जिसने सभी को चौंका दिया वह इन लोगों द्वारा लाए गए दबाव से बहुत दूर था। उसने क्या कहा? रुद्रधाम, आर्यावर्त का रुद्रधाम। रणवीर द्वारा बोले गए 3 शब्दों ने वहां मौजूद सभी लोगों को चौंका दिया। अब रुद्रधाम की प्रतिष्ठा कौन नहीं जानता। कई साल पहले रुद्रधाम ने 10 महान साम्राज्यों के गठबंधन को कुचल दिया और दुनिया की नंबर 1 शक्ति के सिंहासन पर चढ़ा। अब रुद्रधाम के स्वामी रणवीर रायचंद के नेतृत्व में उन्होंने एक के बाद एक शक्तिशाली ताकतों को नष्ट कर दिया है और लंबे समय से पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। सिर्फ रुद्रधाम का जिक्र ही ज्यादातर लोगों के घुटने टेकने के लिए काफी है। तुम वास्तव में कौन हो? भुवन ने तुरंत पूछा। रुद्रधाम के सदस्यों को कार्रवाई करने का आदेश देने में सक्षम होने के लिए उसका बहुत उच्च दर्जा होना चाहिए। अगर वह रुद्रधाम का स्वामी है तो यह बिल्कुल भयानक होगा। तुम्हें जानने का कोई हक नहीं, रणवीर ने ठंडे स्वर में कहा। इन सबको मार डालो, किसी को जिंदा मत छोड़ो। उसके आदेश पर 4 नाग राजाओं विक्रम और रक्तिम के नेतृत्व में रुद्रधाम के सैकड़ों सदस्यों ने तुरंत भुवन और उसके समूह पर हमला बोल दिया। अध्याय 629, लाश ले जाओ, उन्हें गोली मारो, इन खतरनाक तत्वों को मार डालो। भुवन ने जल्दी से आदेश दिया। हालांकि 4 नाग राजाओं के होते हुए भले ही 5वीं सेना के सैनिक बंदूकों से लैस थे, ये बेकार होगा। जैसे ही उन्होंने अपनी चाल चली, 4 नाग राजाओं के हमले उनके ठीक सामने आ गए। पफ पफ पफ, पल भर में दबी हुई आवाजों का एक सिलसिला गूंज उठा। ये सैनिक दिव्य शक्ति स्तर के स्वामी के हमले का कोई मुकाबला नहीं थे और जल्द ही वे ढेरों की तादाद में जमीन पर गिर पड़े। 4 नाग राजाओं द्वारा इन लोगों को तेजी से दबाने के बाद रुद्रधाम के बाकी सदस्यों ने भी उनका अनुसरण किया और स्थिति तुरंत एक तरफा कुचलने वाली हार में बदल गई। भुवन इस दृश्य को सदमे में देख रहा था। वे सभी योद्धा हैं और उनमें से सभी अत्यंत शक्तिशाली हैं। विशेष रूप से उनमें से 4 अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली और असामान्य थे। उनमें से कोई भी उसे पूरी तरह से कुचल सकता था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसके साथ आए सभी लोग मारे जाएंगे। ये सोचकर भुवन तुरंत रणवीर के सामने रुक गया। अपने आदमियों को अभी रुकने के लिए कहो, वरना सभी परिणामों के लिए तुम जिम्मेदार होगे। तुम्हें मुझे धमकी देने की हिम्मत किसने दी? रणवीर ने व्यंग्य किया। बिल्कुल नहीं देगा, लानत है। भुवन आग बबूला हो गया। उसने एक स्टील का चाकू पकड़ा और सीधे रुद्रधाम के सदस्यों की ओर बढ़ा। अपनी औकात से ज्यादा समझ रहे हो, विक्रम ने व्यंग्य किया। अपनी तलवार उठाए और आगे बढ़ा, हवा को चीरते हुए। भुवन ने हमले का सामना करने के लिए जल्दी से अपनी स्टील की तलवार उठाई। क्लिक, एक तेज धमाके के साथ स्टील का ब्लेड चकनाचूर हो गया और भुवन को तुरंत विक्रम के हाथ में मौजूद बड़ी तलवार से मारा गया। उसके सामने खून का फव्वारा फूट पड़ा और वह दर्द से कराह उठा। केवल शक्ति राजा स्तर पर, विक्रम ने व्यंग्य किया और फिर से वार किया। एक दबी हुई भारी आवाज के साथ भुवन का शरीर उन्मत्त ब्लेड से टकराया और उसके चेहरे पर दहशत का भाव आ गया। मैं चंद्र साम्राज्य की 5वीं सेना का जनरल हूँ। अगर तुमने मुझे मारने की हिम्मत की तो तुम चंद्र साम्राज्य से जिंदा नहीं निकलोगे। मैंने तुम्हारे चंद्र साम्राज्य के पिछले सम्राट को मारने की हिम्मत की थी, तो मैं तुम्हें मारने की हिम्मत क्यों नहीं करूंगा? रणवीर ने तिरस्कारपूर्ण ढंग से कहा, फिर आदेश दिया, विक्रम, इसे मार डालो। ये सुनते ही भुवन को लगा जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। हमारे पिछले सम्राट को मारा? क्या आप रणवीर रायचंद हैं, रुद्रधाम के स्वामी? भुवन ने तुरंत पूछा। अगर यह पहले सिर्फ शक था तो अब इसकी पुष्टि हो गई है। कुछ दिन पहले दुनिया के 4 सबसे बड़े साम्राज्यों के सम्राट एक ही समय में मारे गए थे। अफवाहें पहले ही फैल चुकी थीं कि चारों सम्राटों को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि रुद्रधाम का स्वामी रणवीर रायचंद था। चूंकि उसने 4 महान साम्राज्यों की साजिश का पता लगा लिया था, भले ही वे जानते थे कि वही था जिसने उन्हें मारा था, 4 महान साम्राज्य एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं कर सके। हमारे पास शिकायत का कोई आधार नहीं है और पर्याप्त शक्ति की कमी है, इसलिए एकमात्र विकल्प ये दिखावा करना है कि ऐसा कभी नहीं हुआ। बाद में 4 महान साम्राज्यों के मुख्य शासनों ने तुरंत लोगों को आर्यावर्त भेजा माफी मांगने और कई संधियों पर हस्ताक्षर करने के लिए। इस प्रकार अपने विनाश को टाल दिया। भुवन, एक सैन्य जनरल के रूप में, उसने भी इन बातों के बारे में सुना था। यहाँ तक कि उनका चंद्र साम्राज्य भी रुद्रधाम और रणवीर रायचंद से डरता है। उसका तथाकथित जनरल होना दूसरी तरफ के सामने कुछ भी नहीं है। धड़ाम, लगभग उसी पल भुवन जमीन पर घुटने टेक बैठा। ये रुद्रधाम का स्वामी है, एक ऐसा अस्तित्व जिसका नाम ही अरबों लोगों को डरा सकता है। उसका सारा आत्मविश्वास और घमंड रणवीर रायचंद के नाम के सामने गायब हो गया। अगर तुम अभी घुटने नहीं टेकते और दया की भीख नहीं मांगते तो तुम किसी भी पल मर सकते हो। ये सब मेरी गलती है कि मैं अंधा था और नहीं जानता था कि आप रुद्रधाम के स्वामी हैं। कृपया मुझे बख्श दीजिए। जहाँ तक मेरे भाई की बात है, वह हमेशा से घमंडी और दबंग था, इसलिए वह मारे जाने का हकदार था। रुद्रधाम प्रमुख,
इस समय आर्यन मल्होत्रा इतना डर गया था कि उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसका पूरा शरीर कांपने लगा जैसे उसे कट लग गया हो। वह कभी विश्वास नहीं करेगा कि उसके सामने खड़ा व्यक्ति रणवीर रायचंद था। उसने कांपते हुए अपना फोन खोला और कुछ ढूंढना शुरू कर दिया। एक पल मैंने खोज परिणामों में आई तस्वीरों को देखा और जब मैंने उनकी तुलना मेरे सामने खड़े व्यक्ति से की तो मैं डर के मारे लगभग बेहोश हो गया। ये वास्तव में रणवीर रायचंद हैं, रुद्रधाम के स्वामी, बिल्कुल ऑनलाइन प्रसारित तस्वीरों की तरह। रणवीर, वह निश्चित रूप से एक नकली नाम है। तो इतने समय के बाद मैंने रुद्रधाम के स्वामी को नाराज किया है और मैं उनकी पत्नी को चुराने की कोशिश भी कर रहा हूँ। मैं इतना डर गया था कि मेरी रूह कांप गई। इस समय रणवीर ने आर्यन की प्रतिक्रिया पर कोई ध्यान नहीं दिया। भुवन को घुटने टेकते और दया की भीख मांगते देखने के बाद भी उसका चेहरा बर्फ जैसा ठंडा रहा। मैंने तुम्हें जाने का एक मौका दिया था लेकिन तुमने उसे नहीं लपका। अब दया की भीख मांगने के लिए बहुत देर हो चुकी है। इतना कहने के बाद उसने विक्रम को इशारा किया। उसी पल विक्रम ने अपनी बड़ी तलवार उठाई और जोर से नीचे गिरा दी। पल भर में भुवन का सिर जमीन पर गिर गया और चंद्र साम्राज्य की 5वीं सेना का जनरल दुनिया छोड़ गया। आर्यन का दिल बैठ गया। एक जनरल, बस ऐसे ही उसका सिर कलम कर दिया गया। और मेरा क्या? उसने तुरंत पागलों की तरह माथा टेकना शुरू कर दिया। धाम प्रमुख रणवीर, कृपया मेरी जान बख्श दीजिए। धाम प्रमुख रणवीर, मैं आपकी पहचान से अनजान था और मैंने आपको किसी भी तरह से नाराज किया है। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बदतमीजी को माफ कर देंगे। दया की भीख मांगने और बार बार जमीन पर सिर पटकने की आवाज के साथ वह जल्द ही खून से लथपथ हो गया। तुम मुझे मरते हुए देखना चाहते हो तो ध्यान से देखो, रणवीर ने ठंडे स्वर में कहा, फिर आर्यन को नजरअंदाज किया और स्थिति पर ध्यान केंद्रित किया। रुद्रधाम की सेना की ताकत के साथ इन सैनिकों का सफाया करना बहुत आसान होगा। यहाँ तक कि चंद्र साम्राज्य के शीर्ष स्तरीय विशेष बल भी दानव सेना के सामने चींटियों की तरह हैं। भुवन के मारे जाने के बाद सैनिकों का मनोबल और भी गिर गया। देखते ही देखते वे सब मारे गए। दृश्य खून खराबे से भरा था। चंद्र साम्राज्य के अधिकारियों को फोन करो और कहो कि मैं रणवीर रायचंद हूँ। उनसे कहो कि लाश ले जाने के लिए किसी को भेजें। रणवीर ने आदेश दिया। जी। विक्रम ने तुरंत सिर हिलाया और फिर चंद्र साम्राज्य के संबंधित कार्यालय में फोन किया। जब कार्यालय को फोन मिला तो वे सिर्फ रणवीर का नाम सुनकर इतने डर गए कि वे मौके पर ही उछल पड़े। अंत में रिपोर्ट सरकार की परतों के माध्यम से ऊपर भेजी गई और जितनी जल्दी हो सके चंद्र साम्राज्य के उच्चतम स्तरों तक पहुंचाई गई। रणवीर रायचंद चंद्र साम्राज्य में आए हैं। जब चंद्र साम्राज्य के शीर्ष नेता को ये खबर पता चली तो वह बिस्तर पर लेटा ही था कि तुरंत कपड़े पहने और तत्काल आपातकालीन बैठक बुलाए। मैं सब कुछ एक पल में समझ गया। फिर बिना रुके उसने मंत्रियों के एक समूह का नेतृत्व किया और व्यक्तिगत रूप से होटल गया। उसी समय चंद्र साम्राज्य के सम्राट ने जल्दी से अपने अधीनस्थों को आदेश दिया, जाओ, भुवन के भाई, उसके माता पिता और पूरे कबीले को गिरफ्तार करो और उन्हें रणवीर रायचंद से माफी मांगने के लिए होटल भेजो। जी। अधीनस्थ ने तुरंत आदेश स्वीकार किया और उसे पूरा किया। ये नालायक पंगा लेने के लिए भी उन्हें रुद्रधाम के स्वामी को ही उकसाना था। अगर उन्होंने हमें दोषी ठहराया तो हमारा पूरा चंद्र साम्राज्य मिट्टी में मिल जाएगा। वे मरने के हकदार हैं। चंद्र सम्राट इतना गुस्से में था कि उसने बेतहाशा गालियां दी और जितनी जल्दी हो सके होटल की ओर भागा। ... स्वामी, सूचना पूरी हो गई है। कॉल खत्म करने के बाद विक्रम ने रिपोर्ट दी। ठीक है। रणवीर ने सिर हिलाया, फिर अपनी नजर वापस आर्यन मल्होत्रा पर घुमाई। क्या तुम निराश हो? नहीं नहीं, धाम प्रमुख रणवीर अजेय हैं, उन्हें इन लोगों द्वारा कैसे मारा जा सकता है? आर्यन ने तुरंत उसकी चापलूसी की। अनन्या, यहाँ आओ, रणवीर ने अचानक पुकारा। इस बिंदु पर अब नकली नाम का उपयोग जारी रखने की कोई आवश्यकता नहीं थी। मैंने मूल रूप से लो प्रोफाइल रहने के लिए एक नकली नाम का इस्तेमाल किया था, लेकिन हमेशा ऐसे लोग होते हैं जो मुसीबत को दावत देते हैं। आज चलो उन सबको मार डालते हैं। जल्द ही। अनन्या शर्मा होटल से जल्दी से रणवीर के पास दौड़ी। अभी भी मेरी पत्नी को चुराने की कोशिश कर रहे हो? रणवीर ने ठंडे स्वर में पूछा। अध्याय 630, उसे सजा ए मौत दी गई। आर्यन मल्होत्रा उन शब्दों से लगभग डर के मारे मर गया। रुद्रधाम के स्वामी की पत्नी को चुराना, 10,000 जिंदगियां भी उन सबको मारने के लिए काफी नहीं होंगी। और भी हास्यास्पद बात यह है कि उसने पहले अनन्या शर्मा को ब्रिगेडियर भुवन का नाम लेकर धमकाया था, ये कहते हुए कि जब तक वह अपने पति को तलाक देने और उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए तैयार है, वह उसे बचाने के लिए अपनी पहचान का उपयोग कर सकता है। अब जब वह इसके बारे में सोचता है तो यह अविश्वसनीय रूप से बेवकूफ़ी भरा था। उसकी तथाकथित पहचान रणवीर के सामने कुछ भी नहीं थी। वह चाहता था कि उसे रेंगने के लिए जमीन में कोई दरार मिल जाए। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। इससे पहले कि वह समझा पाता, उसका सिर जमीन पर और भी जोर से लगा।
धाम प्रमुख रणवीर, मेरा दिमाग खराब हो गया था, कृपया इसे दिल पर मत लीजिए। इतना कहने के बाद उसने तुरंत अनन्या शर्मा से माफ़ी मांगी। मिस नहीं नहीं मिस अनन्या शर्मा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको बहुत नाराज़ किया, कृपया मुझे माफ़ कर दीजिए। अब जाकर उसे पूरी तरह समझ आया कि रणवीर और अनन्या शर्मा दोनों ने नकली नामों का इस्तेमाल किया था। अनन्या और रणवीर नाम वास्तव में उनके असली नामों से जुड़े हैं। ये सब उसकी गलती है कि उसने पहले इस बारे में नहीं सोचा, वह बहुत पछता रहा है। क्या तुम्हें याद है कि मैंने उस रात तुम्हें कैसे याद दिलाया था? रणवीर ने ठंडे स्वर में पूछा। आर्यन को अपनी रीढ़ में सिहरन महसूस हुई और उसने घबराहट में सिर हिलाया। मुझे याद है। उन्होंने फिर क्या कहा था? रणवीर ने फिर पूछा। अपनी पत्नी से दूर रहो, वरना तुम ट्रेनिंग खत्म होने तक जिंदा नहीं बचोगे। तो तुम अब मर सकते हो, रणवीर ने अचानक कहा, अपनी हथेली से वार करते हुए। नहीं, आर्यन तुरंत चीखा, तुम मुझे नहीं मार सकते। मैं धनंजय साम्राज्य का एक बैरन हूँ। अगर तुमने मुझे मारा तो तुम निश्चित रूप से। धड़ाम, एक तेज धमाके के साथ आवाज अचानक बंद हो गई। रणवीर की हथेली से आर्यन कुचल गया, खून की धुंध हर तरफ बिखर गई। वह मौत से परे मर चुका था। धमकी, रणवीर धमकियों से सबसे कम डरता है। बैरन, क्या मजाक है? जिस व्यक्ति को मैं मारना चाहता हूँ, भले ही तुम धनंजय साम्राज्य के सम्राट हो, तुम नहीं बचोगे, रणवीर ने ठंडे स्वर में कहा, फिर तेजा की ओर देखा। मार डालो इसे। जी, विक्रम ने आदेश स्वीकार किया और अपनी उन्मत्त तलवार उठाई। दहशत भरी चीखों के बीच एक सिर जमीन पर गिर गया। अनन्या, वापस जाओ और पहले रूही को सुलाओ, रणवीर ने कहा। क्या ये सभी लोग पहले ही? क्या तुम वापस नहीं आ रहे? अनन्या ने पूछा। अब जब तलवार खींच ली गई है तो चलो उन सबको मार डालते हैं। भुवन, आर्यन, इन लोगों की मौत अंत से बहुत दूर है। जब तुम जागोगी तो तुम शांति से ब्लू यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई जारी रख सकती हो और कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा, रणवीर ने ठंडे स्वर में कहा। ठीक है, तो मैं पहले रूही को सुला देती हूँ। अनन्या ने सहमति में सिर हिलाया। वह जानती थी कि एक औरत को कभी कभी अपने आदमी के सामने आज्ञाकारी होना पड़ता है और चूंकि रणवीर के अपने विचार थे, उसे बस सहयोग करना था। तो वे होटल लौट आए। जिस तरह से होटल के रिसेप्शनिस्ट और कुछ कर्मचारी जो अभी भी ड्यूटी पर थे ने अनन्या शर्मा को देखा, वह अचानक बदल गया। मैं भयभीत था और श्रद्धा से भरा हुआ। किसने सोचा होगा कि यह महिला मेहमान रुद्रधाम के स्वामी की पत्नी थी? रुद्रधाम के स्वामी रणवीर रायचंद कौन हैं? पश्चिम में आम लोगों ने उनके कारनामों के बारे में कई कहानियां सुनी हैं। अनन्या के होटल लौटने के बाद रणवीर ने होटल की लॉबी में एक कप कॉफी मंगवाए और आराम से पीने लगा। विक्रम उसके पास रहा। रुद्रधाम के सैकड़ों सदस्य आदेश के इंतजार में होटल के बाहर थे। वहां खड़े लोगों के इस समूह का नजारा ही किसी को भी होटल के एक निश्चित दायरे में आने से रोकने के लिए काफी था। वे राक्षसों की एक विशाल सेना थे जो इतनी ठंडी और भयंकर आभा बिखेर रहे थे कि उन्होंने चंद्र साम्राज्य की 5वीं सेना के सैनिकों को भी मारने की हिम्मत की। कौन नहीं डरेगा? इस एपिसोड ने मुझे एक अजीब सी ठंडक दे दी। यहाँ जीत सिर्फ ताकत की नहीं थी, बल्कि हद की थी। रणवीर ने किसी को सबक सिखाने के लिए नहीं, बल्कि एक रेखा खींचने के लिए हाथ उठाया, और जो उस रेखा को पार करता है उसका अंजाम तय है। मुझे लगा कि सबसे डरावनी चीज़ उसकी मार नहीं थी, बल्कि उसकी शांति थी। बिना गुस्से, बिना शोर, बस फैसला। अनन्या का शांत रहना भी बहुत कुछ कह गया। जैसे वह जानती हो कि कुछ लड़ाइयाँ सवालों से नहीं, परिणामों से खत्म होती है। और अब जब सब कुछ साफ हो गया है, मुझे लगता है असली तूफान आगे है, क्योंकि इतनी खुली ताकत हमेशा नए दुश्मन बुलाती है। आप क्या सोचते हैं? क्या रणवीर अब फिर से पर्दे के पीछे छिप जाएगा, या यह शुरुआत है एक ऐसे दौर की जहां वह छुपेगा ही नहीं?